हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो देखो, ये चैप्टर क्या बोलता है कि देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले सेलर्स के मार्केट हुआ करते थे, लेकिन आजकल बायर्स के मार्केट है, क्योंकि आजकल सब कस्टमर ओरिएंटेड होता जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले मोनोपोली हुआ करती थी, लेकिन आजकल परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मार्केट है। पहले सब ऑफलाइन होता था, लेकिन ज्यादातर आजकल सब ऑनलाइन होने लग गया है। तो देखा जाए तो धीरे धीरे बिजनेस एनवायरनमेंट काफी चेंज हो चुका है। तो आज के चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में या फिर आज के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर आपको अपना बिजनेस सस्टेन करना है या प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है, उसको इंक्रीज करना है, तो आपको कुछ मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट आने चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को जिंदा रख सकते हो और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रख सकते हो। तो इस चैप्टर में हम कुछ मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बोलता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी लाने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। तो क्या क्या टेक्निक्स हैं? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बताइए और एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या बोला है कि रुपए खर्च करके आप जो प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी लाते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरा क्या होता है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ये पूरा। वहीं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बोलते हैं कि बिना पैसे खर्च किए, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में तो हम रुपए खर्च किए, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, बिना पैसे खर्च किए प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी लाना, कुछ बातों को ध्यान में रख के, वो क्या होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और ये क्या है, पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वो क्या बोलते हैं कि कुछ एक्टिविटीज को मैनेज करके कैसे क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, कैसे क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो, उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये भी पूरा क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। फिर एक बताया गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ये क्या बोलते हैं कि एक एग्रीमेंट टाइप ऑफ होता है, ये पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जिसमें आप एक एग्रीमेंट करते हो और उसके बेसिस पे डीलिंग करते हो। फिर लास्ट एक छोटा सा कंसेप्ट बताया डाउन साइजिंग, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग, कि मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में, कि चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाओ एंड प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करवाओ। तो कुछ 3 स्ट्रेटेजीज हमें बताई हुई हैं, 3 टेक्निक्स बोल दो, स्ट्रेटेजीज बोल दो, वो बताइए, उनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो। तो ये भी पूरा क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो अब हम इसका टॉपिक फर्स्ट जो है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या बोलता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी लानी है तो आपको रुपया खर्च करना पड़ेगा, और एक बार अगर आपने रुपया खर्च कर दिया तो उस प्रोडक्ट या सर्विस में आप क्या ला सकते हो, क्वालिटी ला सकते हो। तो देखो, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है ना, वो भी 2 तरह की बताई गई है। क्या हुआ है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ये भी 2 तरह की है। क्या? एक तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और एक है कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है कि पैसे, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी लानी है तो आपको रुपया खर्च करना चाहिए, पैसा खर्च करने चाहिए। तो अब आप 2 तरीके से रुपया खर्च कर सकते हो, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, एक कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। देखो, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी लाने के लिए आप जो रुपया खर्च करोगे वो है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी लाने के लिए जो आपने रुपया खर्च किया वो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। लेकिन अगर आपने गुड क्वालिटी पे खर्चा नहीं किया तो जिसकी वजह से क्या होगा, क्वालिटी फेलियर्स। क्या होंगे? क्वालिटी फेलियर्स। और जिसकी वजह से कॉस्ट क्या इनकर्ड होगी, आपकी जो कॉस्ट इनकर्ड होगी वो होगी क्या, बैड क्वालिटी। देखो, गुड क्वालिटी पे रुपया खर्च नहीं किया तो आपका क्या होगा, क्वालिटी फेलियर्स होंगे। तो क्वालिटी फेलियर होने की वजह से जो कॉस्ट इनकर्ड होगी वो आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। अब पहले जो है मैं आपको पूरा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी बताती हूँ, फिर हम कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या था कि प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी लाने के लिए जो रुपया हम खर्च करते हैं, जो कॉस्ट हमारी इनकर्ड होती है, होती है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। अब ये भी हमारी 2 तरीके की होती है, एक तो होती है प्रिवेंशन, एक होती है अप्रेजल। तो प्रिवेंशन कॉस्ट क्या बोलती है? प्रिवेंशन कॉस्ट बोलती है कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी लाने के लिए अगर आपने कोई कॉस्ट इनकर्ड करी है, वो है प्रिवेंशन कॉस्ट। इसमें अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हमने कोई कॉस्ट इनकर्ड कर दी। लाइक व्हाट? लाइक देखो, क्वालिटी प्लानिंग। आपने क्या करा, पहले ही प्लानिंग कर ली कि किस किस वर्कर्स को हायर करना है, कितना कितना प्रोडक्शन करवाना है, कैसे प्रोडक्शन करवाना है, आपने क्या करा, पूरी क्वालिटी प्लानिंग कर ली। डिजाइन क्वालिटी रिव्यू, आपने क्या करा, आपने पूरा रिव्यू कर लिया। जैसे आपने क्या करा, फैक्ट्री का रिव्यू कर लिया, मशीन का रिव्यू कर लिया, आप जो प्रोडक्ट बनाने जाते हो उसका रिव्यू कर लिया, आपने ओवरऑल सारा रिव्यू कर लिया कि जिससे कुछ भी दिक्कत ना हो। स्टाफ या क्वालिटी ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या है कि वर्कर्स को मशीन पे काम देने से पहले, वर्कर को मशीन सौंपने से पहले आप क्या करो, उनको ट्रेनिंग दो, वर्कर्स को ट्रेन करो मशीन पे बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट। बिफोर प्रोडक्शन की कॉस्ट है ये, अभी कॉस्ट, अभी प्रोडक्शन हमारे स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ये कॉस्ट हमारी इनकर्ड हो गई है। क्वालिटी सर्कल्स, क्वालिटी सर्कल्स का क्या मतलब है कि वर्कर्स के जो है, जैसे मान लो 10-10 वर्कर्स के आपने ग्रुप बना दिए, जिनके बेसिस पे आपने क्या करा, उनके लिए आपने सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट कराया और उनको नॉलेज दी कि पर्टिकुलरली ऐसा हो जाए तो आपको इसमें ऐसा करना है, वैसा हो जाए तो ऐसा करना है। आपने उनको प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले क्या दिया, नॉलेज दे दी, उनके सेमिनार्स वगैरह करवा दिए छोटे छोटे सर्कल्स बना के।
क्वालिटी रिपोर्टिंग ऑडिट का क्या मतलब है कि आपने पहले ही वर्कर्स को नॉलेज दे दी, आपने पूरे एनवायरनमेंट, पूरा बिजनेस जो आपका मैनेजमेंट है उसमें सबको नॉलेज दे दी। फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि जैसे एग्जीक्यूटिव है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने एएम से डिस्कस करो, एएम को दिक्कत है वो मैनेजर से करेगा, मैनेजर सीनियर मैनेजर से, सीनियर मैनेजर डायरेक्टर से, डायरेक्टर पार्टनर से। तो आपने बेसिकली क्या करा, एक ऑडिट हायरार्की बना दी क्वालिटी रिपोर्टिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी को भी दिक्कत है ना तो उसको पता होता है कि उसको किसको रीच आउट करना है और वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा क्वालिटी लाने के लिए। फिर फील्ड ट्रेल, आप मान के चलो कोई नई टेक्निक आपने देखी हुई है, आप उसको ट्राई करना चाहते हो, आप उसको अपने बिजनेस में लगाना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट में लगाना चाहते हो, तो आप पहले उसको क्या करो, ट्रायल करके देख लो कि भाई ये पॉसिबल भी है या नहीं है। टेस्टिंग ऑफ न्यू मटेरियल, मान के चलो आप एक नया मटेरियल लाए हो और प्रोडक्ट बनाते हो, उसमें नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो पहले ही टेस्ट कर लो कि मटेरियल सही तो है ना, कोई हार्मफुल तो नहीं है, कुछ इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। फिर सप्लायर रिव्यू, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन, एक तो ये और ये एजुकेशन ऑफ सप्लायर्स, ये दोनों जो है मैं आपको लिंक करके एक तरह से समझा देती हूँ। देखो इसका क्या मतलब होता है, ये क्या बोलता है कि आप क्या करो, सप्लायर का पहले ही स्क्रीनिंग कर लो, मतलब आप क्या करो, छटनी कर लो कि जैसे 10-20 सप्लायर है तो आप उनके अकॉर्डिंग देख लो कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या सही है। तो आप क्या, जैसे अब आप आगे भी हम इस टॉपिक में देखेंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग सप्लायर कौन सा सही रहता है, जो कॉस्ट कम चार्ज करे, क्वालिटी बेस्ट दे और स्पीड क्या हो उसकी फास्ट हो। क्योंकि हमें जब अगर सप्लायर से रॉ मटेरियल सही टाइम पे मिलेगा तभी तो हम फिनिश गुड सही से बना पाएंगे। तो हमारे लिए प्रायोरिटी होती है क्या, कि सप्लायर की हम छटनी पहले कर लें। तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले क्या करा, मैंने सप्लायर छाट लिया, अभी मैंने उससे कुछ खरीदा नहीं है, बस मैंने दिमाग में रख लिया कि मुझे इससे लेना है। अब एजुकेशन ऑफ सप्लायर का क्या मतलब है कि मान के चलो फॉर एग्जांपल कि मेरा क्या बिजनेस है, मैं क्या पॉट्स वगैरह जो होते हैं ना, ग्लासेस वगैरह, उनको उन पे कार्विंग वगैरह करके उनको सेल आउट करती हूँ, उन पे कार्विंग लेबलिंग करके मैं बेचती हूँ। तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, मेरे लिए अभी रॉ मटेरियल क्या हो गया, बने बनाए पॉट्स लेना। मैं क्या कर रही हूँ, बने बनाए पॉट्स ले रही हूँ, मतलब जैसे एकदम वो बिल्कुल ब्लैंक है, उन पर कुछ भी डिजाइन नहीं है, तो बने बनाए मैंने पॉट्स लिए, फिर उन पे मैं अलग तरह की डिजाइन कर रही हूँ, कार्विंग कर रही हूँ और उस तरह से मैं उनको बेच रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अपने सप्लायर जो है ना, जो मेरे को बने बनाए पॉट्स देंगे, तो मैं उनको नॉलेज दूंगी अपने प्रोडक्ट के बारे में कि देखो मुझे इस डिजाइन का चाहिए, इतना मजबूत चाहिए, इसमें ये वाला पार्ट छोड़ देना, तो उधर मेरे को अपनी कार्विंग करनी है। तो मैं क्या करूँगी, उनको पहले ही नॉलेज दे दूंगी, एजुकेट कर दूंगी अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, छटनी करूँगी कि कौन सा जो सप्लायर है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग को जो है बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट को समझ पा रहा है, कौन सा जो है मुझे टाइमली डिलीवरी दे देगा, उस अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, सप्लायर की स्क्रीनिंग करूँगी और उनको एजुकेट भी कर दूंगी। फिर आता है नेक्स्ट, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, की मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको टैकल कैसे करें। और डिजाइन या प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसका क्या मतलब है कि मान के चलो आपने किसी प्रोडक्ट की डिजाइन चेंज करी है, तो डिजाइन चेंज करने की वजह से जो कॉस्ट इनकर आई वो हमारी क्या होगी, प्रिवेंशन कॉस्ट। क्योंकि ये सारी कॉस्ट क्या प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले की, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो उससे पहले की ये सारी कॉस्ट है, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, प्रिवेंशन कॉस्ट। वही अप्रेजल कॉस्ट क्या है, अप्रेजल कॉस्ट का क्या मतलब है कि जो कॉस्ट इनकर होगी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मतलब अब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो कॉस्ट इनकर होगी क्वालिटी लाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, वो हमारी क्या होती है, अप्रेजल कॉस्ट। तो देखो जैसे आप अप्रेजल कॉस्ट क्या क्या होती है, जैसे टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन हो गया रॉ मटेरियल का, इक्विपमेंट का, प्रोडक्ट का, कि मान के चलो प्रोडक्शन चल रहा है और आप पहले रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन कर रहे हो, ठीक है, इक्विपमेंट जो जैसे मशीन वगैरह जो लग रही है उनका इंस्पेक्शन कर रहे हो, प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनका इंस्पेक्शन देख रहे हो कि ड्यूरिंग द लाइन, मतलब प्रोडक्शन 4 स्टेज में होता है, ठीक है, 4 स्टेज में प्रोडक्ट बनता है, तो चारों स्टेज पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अप्रेजल कॉस्ट। इक्विपमेंट एक्यूरेसी चेक, जो मशीन या इक्विपमेंट आपके वहाँ लगे हो उनको आप एक्यूरेसी देख रहे हो कि वो सही तो है ना, उनमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आप क्या करो, ये चेकिंग कर रहे हो। प्रोसेस या फील्ड टेस्टिंग, अब प्रोसेस जो भी आप फॉलो करोगे वो आप देख रहे हो कि वो सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रोसेस टेस्ट करोगे, फील्ड टेस्ट करोगे। फील्ड टेस्ट का मतलब देखो ऐसे समझो जैसे क्रिकेट में मैच होता है, जैसे क्रिकेट स्टेडियम में मैच होता है ना, तो मैच स्टार्ट होने से पहले पिच चेक की जाती है कि पिच सही है या नहीं। काफ़ी लोग जो है वो एनालाइज करते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि जो बॉल होगी वो सही है कि नहीं है, बैट्समैन जो होते हैं वो अपने बैट्स वगैरह चेक करते हैं, इनमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये सब क्या होता है, फील्ड टेस्टिंग होती है कि प्रोडक्शन हो रहा है आपका, स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले आप टेस्टिंग करके देख रहे हो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट जो है आपका बेचने लायक है कि नहीं है। मान के चलो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो इतना मतलब डेंजरस बन गया कि लोग अगर उसको यूज़ करें तो उनको दिक्कत हो जाए, तो आप क्या देखोगे प्रोडक्ट बेचने लायक है कि नहीं है, कस्टमर उसको एक्सेप्ट भी करेंगे नहीं करेंगे मार्केट में। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसीजर वेरिफिकेशन। देखो ये क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, मतलब वो इनको बोलते हैं शॉर्ट में एसओपीज। वहाँ क्या होता है कि डिफाइन होता है कि इस स्टेप को आपको ऐसे करना है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको ये काम करना है। तो आप क्या करोगे, जब आपका प्रोडक्शन चल रहा होगा ना ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो आप वेरीफाई करोगे कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आप क्या करोगे, अपने प्रोसीजर्स को वेरीफाई करोगे ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिर आता है सर्विस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट। ये क्या होता है, जैसे देखो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। जैसे आपने कभी टीवी पे फूड फैक्ट्री या एडवर्टाइजमेंट देखा हो तो आपको पता होगा कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। उसका काम क्या होता है कि जब प्रोडक्शन आपका हो रहा है ना, तो उसमें से एक सैंपल लिया जाता है और उसको चेक किया जाता है। एक तो पहले चेक किया जाता है कि एज पर अवर क्वालिटी स्टैंडर्ड है या नहीं,
दूसरा चेक किया जाता है कि जो उसका टेस्ट वगैरह है वो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही तो है, वैसा तो है ना, उसमें कुछ 19-20 तो नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है, अगर कुछ 19-20 है तो क्या होगा, या तो पूरा लॉट ही दोबारा बनेगा या फिर उसको तुरंत वहाँ पे से सही किया जाएगा, क्योंकि अगर एक बार गड़बड़ हो गई ना तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है आउटसाइड सर्टिफिकेशन। ये आउटसाइड सर्टिफिकेशन क्या बोलते हैं कि आपके जो भी प्रोडक्ट या प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, प्रोसीजर्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो, वो सर्टिफाइड है या नहीं। देखो आज के ज़माने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि देखो जैसे मान के चलो कंपनीज क्या करती है ना, कंपनी कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस यूज़ कर लेती हैं, जो कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लेती हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। जैसे मैगी के में बाद में पता लगा था कि जब मैगी बनती है तो उसमें लिड यूज़ होता है, या फिर कुछ ऐसा हार्मफुल केमिकल था जो कि सबको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, इनफैक्ट कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो बीच में जो है मैगी का प्रोडक्शन रोक भी दिया था, मैगी पे काफ़ी चेंजेस वो लगाए थे, काफ़ी चीज़ें सर्टिफाइड नहीं थी उसमें। तो आज के ज़माने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आजकल प्रोडक्ट के पीछे जो है ना लेबलिंग वगैरह जब होती है तो उसमें प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स और प्रॉपर स्टेप बताई जाती है कि ये डलता है, और वो उसमें है ना पूरा डिफाइन होना चाहिए। हालांकि लोग उसमें खेलते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आउटसाइड सर्टिफिकेशन। तो ये आउटसाइड सर्टिफिकेशन भी पार्ट किसका है, अप्रेजल कॉस्ट का। तो अप्रेजल कॉस्ट हमारी क्या हो गई, वो कॉस्ट होगी इनकर्ड होगी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, क्वालिटी लाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये सब क्या है, हमारे अप्रेजल कॉस्ट के पार्ट हैं। तो ये था कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी क्या है कि आपने गुड क्वालिटी पे जो है खर्चा नहीं किया, जिसकी वजह से क्वालिटी फेलियर्स हुए, और क्वालिटी फेलियर होने की वजह से जो कॉस्ट इनकर्ड हुई वो है कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी का और भी क्या क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल। और ये इनकर्ड की होती है ड्यू टू क्वालिटी फेलियर। अब ये भी दो तरह की होती है, एक इंटरनल फेलियर और एक एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर का क्या मतलब है, एक ऐसी कॉस्ट जो कि इनकर्ड हुई आफ्टर प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन हो गया आपका उसके बाद, आफ्टर प्रोडक्शन बट बिफोर डिलीवरी मेड टू द कस्टमर, मतलब प्रोडक्शन होने के बाद लेकिन कस्टमर को डिलीवर होने से पहले। जैसे समझो कि मशीन से आपने प्रोडक्शन कर लिया लेकिन अभी कस्टमर को आपने माल नहीं भेजा है, कस्टमर को आपने फिनिश गुड्स नहीं भेजा है, उस टाइम आपकी जो कॉस्ट इनकर्ड हुई वो आपकी क्या होती है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। जैसे जैसे मटेरियल स्क्रैप या वेस्टेज हो गया, स्क्रैप हो गया या वेस्टेज हो गए, या फिर रीवर्क, रेक्टिफिकेशन, रिपेयर या रीटेस्टिंग। इसका क्या मतलब है, देखो मान के चलो कोई प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, आफ्टर प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन हो गया, यूनिट्स बन गई, तो उसमें आपने देखा कि कुछ यूनिट्स जो है खराब बनी है, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्क करना पड़ेगा, या उनको रिपेयर करना पड़ेगा, या रेक्टिफाई करना पड़ेगा, या रीटेस्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो वो आपकी कॉस्ट क्या हो गई, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। क्यों ये ऐसी इनकर्ड होगी, क्योंकि आपने क्या करा होगा, गुड क्वालिटी पे खर्चा नहीं किया होगा। आपने हो सकता है इक्विपमेंट एक्यूरेसी चेक नहीं की हो, आपने हो सकता है कि इक्विपमेंट की टेस्टिंग इंस्पेक्शन नहीं किया हो। इस वजह से क्या होगा, आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट आपकी क्या होगी, इनकर्ड हो जाएगी। डाउन ग्रेडिंग का क्या मतलब है कि सपोज आप ए ग्रेड की यूनिट्स बनाना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू इक्विपमेंट प्रॉब्लम या ड्यू टू इक्विपमेंट एक्यूरेसी चेक वगैरह नहीं किया था, तो आपका क्या हुआ कि बी और सी ग्रेड की यूनिट्स बनी। तो उन बी और सी ग्रेड की यूनिट्स को आपको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, ए ग्रेड की यूनिट्स में। तो वो कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो और फिर आता है डाउन टाइम। डाउन टाइम का क्या मतलब है कि मान के चलो आप प्रोडक्शन कर रहे थे और अचानक से मशीन आपकी डैमेज हो गई, तो मशीन डैमेज हो गई तो आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो ये भी क्या हो गई, आपकी इंटरनल फेलियर कॉस्ट। फिर एक लास्ट आता है रिजेक्शन। रिजेक्शन का क्या मतलब है कि आपने जो यूनिट्स बनाई, आपने जो प्रोडक्शन किया, उसमें कुछ यूनिट्स क्या रिजेक्टेड है। अब उन रिजेक्टेड यूनिट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, वही अगेन रिपेयर वगैरह, रिवर्क वगैरह कराना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स, तो आ गया आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर कोई जो रिजेक्शन है ना वो आफ्टर प्रोडक्शन हुआ है लेकिन कस्टमर को डिलीवर होने से पहले हुआ है, तो वो इंटरनल फेलियर है। लेकिन अगर रिजेक्शन या रिजेक्टेड यूनिट्स लेकर आ जाए आफ्टर प्रोडक्ट डिलीवर मेड टू द कस्टमर, तो वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होगी। तो रिजेक्शन में स्पेशल पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट अब क्या होती है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का क्या मतलब है कि वो कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट जो इनकर्ड हुई आफ्टर प्रोडक्ट डिलीवर मेड टू द कस्टमर, मतलब प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो गया कस्टमर को, उसके बाद जो कॉस्ट इनकर्ड हुई वो आपकी क्या होती है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। जैसे देखो रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट, ये यूजुअली आप देखते होंगे कि दिन में जाने कितनी बार होती है। जैसे आप किसी ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हो, जैसे मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, इन सबसे आपने ऑर्डर लगाए, तो आपने ऑनलाइन ऑर्डर लगाया, मान के चलो कोई प्रोडक्ट आया, आपने उसको या तो रिटर्न पे डाला या रिप्लेसमेंट पे, ठीक है। आजकल तो आपसे रीजन भी पूछने लगे कि साइट ऑफ इशू, साइज और फिट इशू, और चेंज योर माइंड, और डिडंट लाइक द प्रोडक्ट, व्हाट इज दिस, डजंट लुक गुड ऑन मी, बहुत सारे पूछते हैं। तो आपने रीजन बता के आपने रिटर्न या रिप्लेस पे कर दिया। अब जो कॉस्ट है ना वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। क्यों, क्योंकि अब मान के चलो आपके पास जो प्रोडक्ट आया ना, आपने वो रिटर्न या रिप्लेस पे क्यों किया, क्योंकि वो क्वालिटी फेलियर था, मतलब जिस टाइप का प्रोडक्ट आपको चाहिए था ना उस टाइप का वो नहीं था, क्वालिटी फेलियर्स थे। तो ये कॉस्ट आपकी क्या हो जाती है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। जैसे डिफेक्टिव यूनिट्स कोई कस्टमर को सेल हो गई, मान के चलो आपने कोई टॉप मंगाया था और वो फटा आया, तो वो डिफेक्टिव है ना, तो डिफेक्टिव कस्टमर के पास चला गया, तो कस्टमर क्या करेगा, उसको रिटर्न पे डालेगा या रिप्लेस पे डालेगा। तो ये कॉस्ट आपकी क्या हो गई, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। फिर सर्विसिंग। सर्विसिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे मान के चलो आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और आपने खाना ऑर्डर किया और आपको वो अच्छा नहीं लगा, तो या तो वो आपको वो रिफंड देंगे,
या फिर आप क्या करोगे, या फिर वो बोलेंगे सॉरी सर आगे से ध्यान रखेंगे ऐसा करके, तो आपको क्या हो गया, आपको क्वालिटी उनकी पसंद नहीं आई, क्वालिटी फेलियर होने की वजह से आप डिसअपॉइंट हुए, और वो जो कॉस्ट इनकर्ड हुई वो आपकी क्या, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, जैसे सर्विसिंग की। तो कंपनी जैसे मैं हूँ, मेरा रेस्टोरेंट है, तो मुझे अगर उनको 100% रिफंड देना पड़ गया तो मेरी तो कॉस्ट लग गई ना उनको खाना खिलाने की, तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। फिर नेक्स्ट आता है वारंटी क्लेम्स या रिपेयर्स। इसका क्या मतलब होता है कि मान के चलो आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, वो क्या है, वारंटी में है, और कस्टमर जो है ना, उसको वो प्रोडक्ट उसके पास खराब निकला या डिफेक्टिव है, तो उसने वारंटी क्लेम कर लिया। आपने बोला था 1 साल की वारंटी, और 1 साल के अंदर अंदर फोन एक्चुअल में खराब हो गया और उसने वारंटी क्लेम कर लिया। तो देखो किसी भी कंपनी के लिए वारंटी क्लेम अगर कॉस्ट हाई ज़्यादा हो जाती है ना, तो उस कंपनी का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई ऐसे वारंटी क्लेम करने लग जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर अंदर फोन या तो रिप्लेस करो या फिर सही करके दो या फिर रुपया वापस करो, तो ऐसे तो एक दिन कंपनी का ही दिवालिया निकल जाएगा। तो ये कॉस्ट इनकर्ड ही क्यों हुई, क्योंकि आपने क्वालिटी सही नहीं दी। अगर आपका फोन वो सही होता तो कस्टमर क्यों उसमें ऑब्जेक्शन करता है, वो तो वारंटी क्लेम ही क्यों करता है, वो तो एक्सपायर हो जाती है आपकी। तो ये कॉस्ट आपकी क्या है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। कस्टमर कंप्लेंट सेंटर कॉस्ट, ये क्या होता है कि जैसे अमेजन वगैरह पे प्रोडक्ट जैसे आपने मंगाया ना आपने, उसके बाद कस्टमर के संग मतलब आप कस्टमर कॉल सेंटर पे कॉल करते हो, तो कस्टमर कंप्लेंट सेंटर या सपोर्ट सेंटर क्या बेसिकली कॉल सेंटर है। आप बोलते हो कि यार मेरे को सही नहीं लगा, मैंने रिटर्न पे डाला था, आप लेने भी नहीं आए, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सारी क्या एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती, सब कुछ अच्छा होता, तो कस्टमर परेशान ही नहीं होता, उसको भी परेशानी हो क्यों रही है और वो आपको भी परेशान क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने क्वालिटी अच्छी नहीं दी। नेक्स्ट आता है लिटिगेशन कॉस्ट। लिटिगेशन कॉस्ट का क्या मतलब है कि सपोज कस्टमर कोई केस कर दे, अगर कस्टमर कोई केस कर देता है तो वो भी आपकी क्या आ जाएगी, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया और उसके बिहाफ पे अगर आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट की वजह से अगर कोई कस्टमर हम पे केस कर दे, तो आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप कोई इंश्योरेंस करवा के रखते हो, तो वो कॉस्ट भी आपकी क्या है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा ना बार बार, तो ये कॉस्ट भी क्या होगा, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। फिर आता है रिकॉल्स। देखो रिकॉल्स का अगर आपको लाइव एग्जाम्पल दूँ तो इसका मान लो ओला स्कूटर, रिकॉल्स में क्या हुआ था, ओला स्कूटर में होता क्या है, रिकॉल्स कॉस्ट क्या होती है, रिकॉल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कैसे बनती है, समझो कि ओला ने क्या करा था, वो स्कूटर अपने लॉन्च किए थे और मार्केट में उसने इतनी भयंकर एडवर्टाइजिंग करी थी कि सोशल मीडिया वगैरह पे सब पे छा गया था कि ओला के स्कूटर्स आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो लोगों को बहुत अच्छे लगे क्योंकि बहुत अफोर्डेबल थे वो, और बहुत ही मतलब ईजी गोइंग थे, और बहुत ही मतलब बहुत अच्छे थे, उसकी सब चीज़ बहुत सही थी। लेकिन जब कस्टमर ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया ना, तब उन्हें पता लगा कि ये तो कहीं भी फट जाते हैं, इनमें चलते चलते में आग लग जाती है, ये कहीं भी रुक जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोगों की जान तक पे बनी आई थी। तो ओला को क्या करना पड़ा, इमीडिएटली अपनी ओला स्कूटर जो है मार्केट से रिकॉल करने पड़े, मतलब उसको वापस अपनी फैक्ट्री में बुलाने पड़े, कब, कस्टमर को डिलीवरी करने के बाद। और इस वजह से कई लोग तो कस्टमर्स के रुपए तक फंसे पड़े हैं उसमें, कुछ को तो मैं भी जानती हूँ। तो बेसिकली एक एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है ओला के लिए, क्योंकि उसने क्वालिटी इतनी खराब दी, उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि उसको अपनी स्कूटर जो है मार्केट से रिकॉल करने पड़े, तो ये बहुत बड़ी उसकी जो है रेपुटेशन डाउन करी थी। तो ऐसी कॉस्ट क्या होती है हमारी, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ड्यू टू क्वालिटी फेलियर जो आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो। अगर वो अप टू मार्क क्वालिटी देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी खराब थी, इस वजह से उसको क्या करना पड़ा, रिकॉल करने पड़े, तो ऐसी कॉस्ट क्या होगा, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस। इसका क्या मतलब है, देखो कभी कभी क्वेश्चन में कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस आएगा, रेवेन्यू लॉस भी आ सकता है, और कभी कभी लॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द कस्टमर्स भी आ सकता है। तो प्रॉफिट लॉस ऐसे भी समझ लेना, प्रॉफिट का लॉस, ठीक है। तो अगर इस तरह से आ जाए तो इसका ये मतलब क्या है, ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। मतलब क्या कि आपने कोई प्रोडक्ट दिया, कस्टमर को सेल किया और उसको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो वो आपके पास वापस आएगा क्या, वो नहीं आएगा, वो किसी और के पास चला जाएगा, किसी और सप्लायर के पास चला जाएगा। तो आपको उस कस्टमर से क्या हुआ, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हो गया, या रेवेन्यू का लॉस हो गया, या फिर प्रॉफिट का लॉस हो गया। तो ऐसी कॉस्ट भी क्या हो गई आपकी, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो ये भी एक्सटर्नल फेलियर और इंटरनल फेलियर कॉस्ट। फिर इन दोनों में जो होता है ना, देखो आप कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, एक ये जो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी जो है ना, इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे कि अगर आप गुड क्वालिटी पे खर्चा करोगे, अगर आप गुड क्वालिटी पे खर्चा करोगे, अच्छा खासा खर्चा करोगे, तो बैड क्वालिटी की कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा अगर आप गुड क्वालिटी पे खर्चा नहीं करोगे तो क्या होगा, क्वालिटी फेलियर्स होंगे, जिसकी वजह से बैड क्वालिटी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल से क्विकली समझा देती हूँ कि सपोज मान के चलो आपने क्या करा, मशीन की एक्यूरेसी चेक नहीं करवाई, इक्विपमेंट एक्यूरेसी चेक नहीं करवाई, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके मटेरियल स्क्रैप वगैरह जनरेट होगा, आपकी डिफेक्टिव यूनिट्स बनेंगी, आपका क्या होगा, फेलियर की कॉस्ट हो जाएगी। और मान के चलो आपने जो डिफेक्टिव यूनिट्स आपकी बनी, आपने वो कस्टमर को डिलीवर कर दी डिफेक्टिव यूनिट्स, तो आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट भी आ जाएगी। मतलब अगर आप गुड क्वालिटी पे खर्चा नहीं करोगे, तो अगर आप नहीं करोगे तो आपकी क्या होगी, बैड क्वालिटी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और वाइस वर्सा अगर आप गुड क्वालिटी पे खर्चा करोगे तो बैड क्वालिटी कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही नोट इस पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि हाई स्पेंडिंग ऑन कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, और वाइस वर्सा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का क्या मतलब है कि अगर कोई भी बिजनेस में अगर आपसे डिसीजन मांगे कि आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कौन सा हमें चूज करना चाहिए, ऑप्टिमम डिसीजन क्या है, तो अब आप क्या बताओगे। तो देखो
अब इसको आप दो तरीके से बताओगे, दो नजरिए से, दो आंखें ना तो दो नजरिए रख लो। क्या, एक तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, एक नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। कैसे? देखो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आप क्या बताओगे कि ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है। देखो अल्टीमेटली ऑप्टिमम बोलो या कुछ भी बोलो, कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, अल्टीमेटली कॉस्ट है। तो हर कोई क्या चाहता है कि मेरे बिजनेस में रेवेन्यू ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, तभी तो मेरा प्रॉफिट होगा। तो अल्टीमेटली ये क्या है, कॉस्ट है। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से मैं क्या चाहूंगी कि कॉस्ट जो ऑफ क्वालिटी क्या है मेरी कम हो, मतलब मैं वो ऑप्शन चूज करना चाहूंगी जब कॉस्ट जो है ना, कंबाइंड कॉस्ट जो है मेरी क्या हो, कम हो, मिनिमम। अब कंबाइंड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे टोटल होता है किसका, गुड क्वालिटी का प्लस कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी प्लस कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी का टोटल जो है वो कम हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये कॉस्ट ही है ना, चाहे कैसी भी कॉस्ट हो, अल्टीमेटली है तो कॉस्ट। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे जब दोनों की कॉस्ट क्या हो, कम हो, ठीक है, मिनिमम। लेकिन नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, हमें वो ऑप्शन लेना चाहिए जहाँ पे बैड क्वालिटी की कॉस्ट क्या है, कम हो। क्योंकि अगर बैड क्वालिटी की कॉस्ट कम होगी तो हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे और हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। क्योंकि हमारे इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब हम क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, क्वालिटी फेलियर्स नहीं है, तो कस्टमर हमारे एक सेटिस्फाइड रहेंगे और दूसरा हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। तो नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कौन सा ऑप्शन सही है, जब पुअर क्वालिटी की कॉस्ट क्या हो, कम हो, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमने यही देखा था कि तीन ऑप्शंस हमें दिए हुए थे, जिसमें गुड क्वालिटी की कॉस्ट भी बताई हुई थी और बैड क्वालिटी की कॉस्ट भी बताई हुई थी, और ये था क्या, उसका टोटल, ठीक है। टोटल में क्या बताया, ऑप्शन 1 से टोटल है 10 लाख, ऑप्शन 2 से टोटल आ रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी 6 लाख, एंड ऑप्शन 3 से टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है 8,20,000। अब आप बताओ ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी बताएंगे, नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी बताएंगे। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कौन सा ऑप्शन सही है, ये 6 लाख का, क्योंकि तीनों में सबसे मिनिमम कॉस्ट किस में आ रही है, इसमें आ रही है। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सेकंड। लेकिन नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से मैंने क्या बताया था, जब टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या हो, कम हो। तो देखो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ऑप्शन 1 में तो टोटल कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कितनी है, 10 लाख तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि वो गुड क्वालिटी की कॉस्ट तो है ही नहीं। ऑप्शन 2 में ये कितना आ रहा है, 1 लाख, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। एंड ऑप्शन 3 में कितना आ रहा है, 20,000, ठीक है, ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है, ये क्या 20,000। तो टोटल अगर देखा जाए तो इन तीनों में सबसे कम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, पुअर क्वालिटी किसकी है, ऑप्शन 3 की। तो नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन 3। तो इस तरह से आप चूज करते हो। फिर नेक्स्ट आता है मेजर्स टू रिड्यूस नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। अब देखो आपको क्या है, नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट अपनी कम करनी है। नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट मैंने भी आपको क्या बताया था कि नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट बोल दो, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी बोल दो, या कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल बोल दो, बात एक ही है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको अपनी नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कम करनी है। तो देखो एक तो मैंने भी आपको ऊपर तरीका क्या बताया कि गुड क्वालिटी पे खर्चा कर दो, पुअर क्वालिटी की कॉस्ट या बैड क्वालिटी कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी। लेकिन इसने बोला कि ये तरीका तो है ही, साथ के साथ दो तरीके और हैं आपके पास, क्या, TQM एंड TPM। देखो TQM तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट में बताती हूँ। TQM क्या बोलते हैं कि बिना पैसे खर्च किए भी आप प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी ला सकते हो, लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। उन बातों को अगर आप ध्यान रखते हो और इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी पुअर क्वालिटी की कॉस्ट जो अपने आप कम हो जाएगी। और TPM क्या बोलता है कि मशीन को इस तरह से, मशीन को सही तरीके से मेंटेन किया जाए जिससे पुअर क्वालिटी का सिंगर्ड ही ना हो। इसका मतलब क्या है कि मशीन की जो है कॉस्ट, आप मशीन को इस तरह से मेंटेन करो कि ना तो आपकी रिजेक्टेड या रिपेयर मतलब डिफेक्टिव यूनिट्स बने, ना वो कस्टमर के पास जाए, मतलब ओवरऑल पुअर क्वालिटी की कॉस्ट जो है अपनी आप ही आपकी कम हो जाए, ठीक है। तो TPM हम पढ़ेंगे डिटेल में लीन सिस्टम एंड इनोवेशन वाले चैप्टर में, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अभी बेसिकली इसका क्या काम है यहाँ पे कि आप मशीन को इस तरीके से मेंटेन करो कि पुअर क्वालिटी कॉस्ट इनकर्ड ही ना हो। तो इस तरह के दो मेजर्स बताए हैं, TQM एंड TPM। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या आ जाता है, TQM, ठीक है। अब TQM क्या बोलता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो देखो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है ना और TQM ये दोनों क्या क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक है। मतलब ये क्या बताता है कि आप प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी लाने के लिए क्या टेक्निक यूज करो। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या था कि आपको इसमें रुपए खर्च करने थे, आपको पैसा खर्च करना था, ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड करनी थी, आइदर कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी आइदर कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। लेकिन TQM क्या बोलता है आपको, TQM क्लियरली बोलता है कि बिना पैसे खर्च किए भी आप प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी ला सकते हो, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो TQM का मतलब क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है कि मैनेजमेंट द्वारा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करके आप प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी में कंटिन्यूसली इंप्रूव करो, जिससे क्या हो, दो काम हो, एक तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट किया जा सके और दूसरा जीरो डिफेक्ट जो है अचीव किया जा सके। मैंने क्या बोला कि मैनेजमेंट द्वारा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी में कंटिन्यूसली इंप्रूव करना, जिससे एक तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट किया जा सके और दूसरा जीरो डिफेक्ट जो है अचीव किए जा सके। तो TQM अगर देखा जाए तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये कोई कॉस्ट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। कॉस्ट क्यों नहीं, क्योंकि हम इसमें कोई रुपया खर्च नहीं कर रहे, बल्कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं। अगर किसी भी काम में हम कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म की जो है लॉन्ग टर्म बिजनेस अचीवमेंट कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल अचीव कर लेते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट हो गया, ये कोई कॉस्ट नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं कर रहे, इसमें हम उल्टा कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, एक तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा
और दूसरा हमारा क्या होगा, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, अपने कॉम्पिटिटर से सबसे आगे निकलना। अगर हम किसी काम को रेगुलर करें, कंटिन्यूस बेसिस पे करें, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे हमारा क्या होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जाएगा और हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी अचीव कर लेंगे विदाउट इंकरिंग एडिशनल एक्सपेंडिचर टू इंप्रूव क्वालिटी। जबकि हम यहाँ पे कोई खर्चा नहीं कर रहे, विदाउट इंकरिंग एडिशनल एक्सपेंडिचर, कोई कॉस्ट ना इनकर्ड हो, फिर भी हमारा क्या होगा, हम क्वालिटी अचीव कर लेंगे, जिससे प्रॉफिट भी अचीव हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी अचीव हो जाएगा। ये बोलते हैं TQM। अब इसने क्या बोला, ये क्या इन्वेस्टमेंट है, तो अब TQM में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके लिए उसने हमें कुछ 6 वेज बताए हैं। ये काफ़ी आसान है, इनको ध्यान से समझना। सबसे पहले आप क्या करो, अपने प्रोडक्ट मिक्स में इंप्रूव कर लो, इंप्रूविंग प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोसेस टू इंप्रूव क्वालिटी। प्रोडक्ट मिक्स में कैसे इंप्रूव करोगे, इसको समझो कि मान के चलो आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट क्यू, ठीक है, आप क्या बनाते हो, प्रोडक्ट क्यू बनाते हो, ठीक है। प्रोडक्ट क्यू बनाने के लिए 2 मटेरियल लगते हैं, एक तो लगता है मटेरियल A और एक लगता है मटेरियल B, ठीक है। करंटली आप इसको यूज़ किस रेशियो में कर रहे हो, 3:2 रेशियो में आप यूज़ कर रहे हो। आप प्रोडक्ट क्यू बना रहे हो, मटेरियल A और मटेरियल B यूज़ करते हो, मटेरियल A और मटेरियल B आप किस रेशियो में यूज़ करते हो, 3:2 में। आपने क्या करा, आपने रिसर्च करी और आपको पता लगा कि मटेरियल A और मटेरियल B दोनों की कॉस्ट क्या है, लगभग सेम है, दोनों की कॉस्ट क्या है, लगभग सेम। तो आपने करा कि 3:2 की जगह आप क्या करो, उसको बराबर यूज़ करो, 50-50%, 1:1 का रेशियो यूज़ कर लो, क्योंकि जब कॉस्ट बराबर है तो 3:2 का नाटक ही क्यों करना, तो 1:1 यूज़ करो। तो इससे आपने क्या करा, अपने प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव किया। इससे क्या होगा, एक तो आपको डिफेक्ट्स कम होंगे, दूसरा आपका क्या है, क्वालिटी आएगी। तो प्रोडक्ट मिक्स यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, TQM को अचीव कर सकते हो। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स में स्लाइटली चेंज करने से आपका क्या होगा, आप पहले 3:2 करते थे, अब आपने 1:1 कर दिया, तो आपका क्या होगा, क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। और TQM बोलते हैं कि आपको क्वालिटी इंक्रीज करनी है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब आप प्रोसेस में कैसे इंप्रूव करोगे, ये तो प्रोडक्ट मिक्स का था। अब इन प्रोसेस टू इंप्रूव क्वालिटी, देखो प्रोसेस में आपको समझाती हूँ। जब हमने इसकी क्लास ली थी, जब मैंने आपको बताया था, हमने क्वेश्चन जब इसके सॉल्व किए थे, कि हमने इसके मल्टीपल क्वेश्चंस देखे थे और हमने यानी उसमें आपको बताया था कि कैसे आप कॉस्ट, अगर आप प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज कर दो ना, तो आपकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो जाती है। तो देखो मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ कि हमने क्या करा, कि मान के चलो पहले मैं इंस्पेक्शन प्रोसेस करती थी, ठीक है। मैं क्या करती थी, इंस्पेक्शन करती थी। तो मैंने इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है ना, वो कहाँ लगा रखा था, आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद, बट बिफोर डिलीवरी मेड टू द कस्टमर, ठीक है, डिलीवरी मेड टू कस्टमर। मतलब मैं इंस्पेक्शन प्रोसेस कहाँ लगाती थी, कि प्रोडक्शन होने के बाद, लेकिन कस्टमर को डिलीवर होने से पहले, कि प्रोडक्शन हो गया लेकिन कस्टमर को भी माल गया नहीं है, उससे पहले मैं छांट लेती थी, इंस्पेक्शन कर लेती थी, कौन कौन सी डिफेक्टिव यूनिट्स है, जो डिफेक्टिव यूनिट्स है उनको हटाओ, उन्हें कस्टमर को नहीं भेजना। लेकिन क्या हो रहा था कि डिफेक्टिव यूनिट्स तो स्टिल मेरी बन रही थी, तो प्रोडक्शन में मेरे को लॉस तो फिर भी हो रहा था। तो मेरे को फायदा क्या हो रहा था, मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा था इसमें। बस एक फायदा था कि कस्टमर से जो है रिटर्न्स वगैरह नहीं आ रहे थे, लेकिन कंपनी के लिए कॉस्ट तो इनकर्ड हो रही थी ना। फिर मैंने रिसर्च करी और मुझे पता लगा कि दिक्कत तो कहाँ है, रॉ मटेरियल में है। रॉ मटेरियल जो सप्लायर से आता है ना, दिक्कत उसमें, और इसकी वजह से डिफेक्टिव यूनिट्स बन रही है। तो मैंने इंस्पेक्शन प्रोसेस कहाँ लगा दिया, बिफोर प्रोडक्शन, ठीक है, बिफोर प्रोडक्शन कह लो या ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कह लो, मैंने टेस्टिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस वहाँ लगा दिया। जिससे क्या हुआ कि मेरा अगर रॉ मटेरियल अगर गलत है ना, तो मैं उसको तुरंत सप्लायर से रिप्लेस करवा लूंगी या किसी और सप्लायर से मैं ले लूंगी। तो जिससे मेरी डिफेक्टिव यूनिट से प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, तो ना तो कंपनी का लॉस, ना कस्टमर का कोई लॉस। तो ये था क्या, इंस्पेक्शन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करके आप क्या कर सकते हो, TQM अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इंप्रूविंग प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोसेस टू इंप्रूव क्वालिटी, और इसके हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखे थे कि कैसे गुड क्वालिटी पे इन्वेस्टमेंट करके पुअर क्वालिटी की कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप क्या करो, आप है ना, आप टॉप मैनेजमेंट क्या करें, मतलब आपके कंपनी में जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करें, लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, उनको सेमिनार्स वगैरह दें, उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि अगर हम कोई वर्किंग पेपर बनाते हैं सपोज, तो उसमें अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आपको इस तरह से टैकल करना है। ये देखो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए, तो मैं दोनों के एग्जाम्पल रिलेट कर देती हूँ बीच बीच में, तो आप इस तरह से उसको रिलेट करो। अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो आपको इस तरह से उसमें हैंडल करना है। तो आप टॉप मैनेजमेंट क्या करें, अपने लोअर मैनेजमेंट्स को जो है ना नॉलेज दे, एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करवाए। अगर जो भी दिक्कत है उनको बताए कि उसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है, घबराना नहीं है, काम गलत नहीं करना, बल्कि सोल्यूशन ढूंढना है। फिर नेक्स्ट आता है इंपावरिंग एम्प्लॉय। इंपावरिंग एम्प्लॉय क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉय को थोड़ी बहुत पावर दो, एम्प्लॉय को थोड़ी बहुत छूट दो, जिससे क्या हो, एम्प्लॉय जो है इनोवेटिव आइडिया शेयर कर सकें। देखो आजकल बिजनेस में ही बहुत ज़्यादा हो गया है, जहाँ पे भी जैसे कॉर्पोरेट वगैरह है ना, वहाँ एम्प्लॉय को थोड़ी लीनियंसी दी जाती है कि ठीक है, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो कर लो, ऑफिस से करना है कर लो, पर आप क्या करो, प्रोडक्टिविटी दो उनको, प्रोडक्टिविटी से मतलब है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय जो है प्रोडक्टिविटी देखो, इनोवेटिव आइडियाज भी शेयर कर पाएगा। एम्प्लॉय को थोड़ी बहुत छूट दो, जिससे वो क्या करें, इनोवेटिव आइडिया शेयर करें। ये बोलते हैं इंपावरिंग एम्प्लॉय। फिर नेक्स्ट आते हैं इंप्रूविंग टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू क्वालिटी। ये क्या बोलते हैं कि अगर क्वालिटी लानी है ना, तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को कमिटमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे अगर रिलायंस में क्वालिटी लानी है, तो पहले मुकेश अंबानी को कमिटमेंट करनी पड़ेगी, मुकेश अंबानी को इस तरह से काम करने पड़ेगी, तभी पूरी कंपनी जो है अल्टीमेटली क्वालिटी अचीव कर पाएगी।
फिर क्या करो, मॉनिटर करो परफॉर्मेंस, मतलब आपने ये जो 4 पॉइंट्स है ना जो आपने इंश्योर कर लिए, इंप्लीमेंट कर लिए, अब उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करो कि एज पर द रिक्वायरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर लास्ट में पेंशन करो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर जो है एक्चुअल में हमारे एट लास्ट वो हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो कहाँ कमी है, फिर उसको तुरंत मतलब इम्प्रूव करो। तो ये बोलता है कि वेज इन विच टीक्यूएम इन्वेस्टमेंट इन कैन बी मेड, मतलब इस तरह से आप टीक्यूएम में क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इसमें आता है क्या 6 C's फॉर टीक्यूएम, मतलब ये क्या बोलते हैं कि अगर आपको टीक्यूएम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो आप इन 6 C's को यूज़ करो। देखो ये 6 C's जो है ना, ये क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में क्वालिटी लानी है ना तो आप इन 6 C's को इंप्लीमेंट कर लो। ये आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे, मान के चलो कि आपने टारगेट ले लिया कि 10 दिन के अंदर अंदर मुझे SCPM कंप्लीट करना है, ठीक है। आपने क्या करा, कमिटमेंट कर ली, क्या 10 डेज और फॉर SCPM, ठीक है। अब आप क्या करो, आपने कमिटमेंट कर ली, अब आप क्या करो, आपने ये सोच लिया कि मुझे ये 10 दिन में कंप्लीट करनी है, और आपने एक कमिटमेंट और कर ली कि अब मैं क्या करूँगी, डेली एक चैप्टर पढ़ूंगी, ठीक है। डेली आप एक चैप्टर पढ़ोगे, आपने ये कमिटमेंट कर ली। फिर आप क्या करो, कल्चर, आप आसपास का ऐसा कल्चर सेट करो कि जो है सब है ना, मतलब आसपास पढ़ाई वाला कल्चर हो, सब पढ़ें, इस तरह का कल्चर सेट कर लो। फिर क्या करो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे होगा, आप मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करो, इस तरह से आप क्या करो, अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाओ। फिर कॉपरेशन, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हेल्प लो, किससे, फ्रेंड्स से या टीचर्स से या अपने कलीग्स वगैरह से, सबसे क्या करो, हेल्प लो, कॉपरेट करो। और कस्टमर फोकस, आपका फोकस क्या होना चाहिए, ओनली एंड ओनली एग्जाम, ठीक है। और कंट्रोल क्या कर सकते हो कि जैसे मान के चलो कि आप जो है कभी फोकस नहीं कर पा रहे, आप देख रहे हो कि दिक्कतें हो रही हैं, तो आप क्या करो, अपनी लाइफ पे कंट्रोल लगाओ। जैसे आप स्क्रॉलिंग ज़्यादा करते हो तो वो बंद करो, अगर टॉकिंग ज़्यादा करते हो तो वो सब बंद करो। तो ये सब क्या करो, ये 6 C's आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तब आप अपना जो अल्टीमेट टारगेट है वो इजीली अचीव कर सकते हो। तो 6 C's क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ में क्वालिटी लानी है तो इन 6 C's को इंप्लीमेंट कर दो और आप आराम से कर सकते हो। ये क्या होता है, कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉपरेशन, कस्टमर फोकस एंड लास्ट कंट्रोल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट टॉपिक क्या, डैमिंग 14 पॉइंट्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ये क्या बोलते हैं, देखो डैमिंग एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है, मतलब अगर आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, आपका टारगेट के क्वालिटी को इंप्रूव करना, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट अगर आपको करना है तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी में डिफेक्ट होता है ना तो उसका 85% रीजन क्या है, प्रोसेस और मैनेजमेंट, एंड ओनली 15% रीजन क्या होता है, एम्प्लॉई। मतलब वो क्या बोल रहा है, कंपनी में कोई भी डिफेक्ट हो रहा है ना, ओनली 15% एम्प्लॉई की वजह से, बाकी तो सब प्रोसेस और मैनेजमेंट की वजह से है। तो जब आप ये पॉइंट्स पढ़ोगे ना तो आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि डैमिंग जो है ना एम्प्लॉई को बहुत फेवर देता है, ये चाहता है कि सब एम्प्लॉई के अकॉर्डिंग हो, पर कोई भी कंपनी ऐसे नहीं चल सकती। तो अब देखो ये क्या क्या बोलता है कि सबसे पहले बोलता है अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी। आप क्या करो, कुछ नया करने का ट्राई करो। देखो जैसे जापानीज कंपनी होती है ना, जैसे जापानीज वाले हैं वो क्या करते हैं कि कुछ नया करने का ट्राई करते हैं। जैसे रोडों पे चलते हो, गर्मी लगेगी तो नीचे से उसमें हवा आएगी, उन्होंने कुछ इस तरह की टेक्निक्स लगा रखी हैं। साइड में पानी सब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहता है, लेकिन उनकी जो साइड में नाली है ना उनमें भी मछली रहती है, इतना क्लियर वाटर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अलग करती हैं। तो इसीलिए जापान के जो लोग हैं, जापानीज कंपनी जो है ना, अपने आप में एक अलग टाइप की रेपुटेशन बिल्डअप कर पाई हैं। तो अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी, कुछ नया करने का ट्राई करो। सेकंड बोलते हैं क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, मतलब कि टारगेट जो है हमेशा लंबे समय का तैयार करो। ये नहीं कि आप शॉर्ट रन के टारगेट मतलब सेट करो और उनको अचीव कर लो और खुश हो जाओ, नहीं, हमेशा लंबी सोचो, दूर की सोचो। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, कि अगर आप वर्कर्स को काम दे रहे हो उससे पहले उनको ट्रेंड करो। देखो आजकल ये MNCs वगैरह है, बिग 4 भी इवन कभी कभी क्या करती हैं, काफ़ी मतलब यूज़ करती हैं इस चीज़ को, कि अगर वो अपने एम्प्लॉइज़ को कोई काम देने वाली है, कोई इंगेजमेंट देने वाली है, उससे पहले उनको ट्रेंड कर दिया कि आपको ये काम इस तरह से करना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ड्राइव आउट फियर इन इंस्टीट्यूट लीडरशिप, इनको एक सेकंड की बता देती हूँ। इसका क्या मतलब होता है कि एम्प्लॉय को थोड़ी बहुत छूट दो जिससे क्या वो इनोवेटिव आइडिया शेयर कर पाएँ, ठीक है। मूव टूवर्ड सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोलता है कि आपके जो सप्लायर है ना, जिससे आप रॉ मटेरियल लेते हो, अगर आप कोई एक ही आइटम 10 सप्लायर से ले रहे हो ना तो वो बंद कर दो। आप क्या करो कि एक ही सप्लायर से लो। मान के चलो कि मैं ना जैम बनाती हूँ तो उसके लिए मेरे को फ्रूट्स चाहिए, तो मैं बहुत सारे वेंडर से फ्रूट्स ले रही हूँ। तो आप ऐसा मत करो, आप क्या करो, सिर्फ एक ही वेंडर से फ्रूट लो, जिससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, दूसरा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको बल्कि डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो मल्टीपल की बजाय एक ही सप्लायर पे फोकस करो एक आइटम के लिए। फिर एलिमिनेट स्लोगन, जैसे एलिमिनेट स्लोगन का क्या मतलब है कि जो एम्प्लॉय को हरास करते हो या वर्क प्रेशर वगैरह देते हो उनको हटाओ, उनको अपने बिजनेस से कंप्लीटली हटा दो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या एम्प्लॉय को फेवर करता है, इसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ डिफेक्ट्स के रीजन 15% है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीवन्स जॉब। इसका मतलब क्या है कि अगर चेंज करना है ना तो वो चेंज सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जैसे देखो कि मोदी ने इंट्रोड्यूस किया स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ मोदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कचरा उठा के डस्टबिन में डालें, ये हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कचरा अगर दिख रहा है तो उसको उठाओ और रिस्पेक्टिव डस्टबिन में ही डालो। ऐसा नहीं कि यार सब डाल रहे हैं तू भी डाल दे,
आजकल तो एजुकेटेड लोग भी हरकतें करने लगे जो कि बहुत गलत है। अगर आपको चेंज चाहिए ना, अगर आपको अपनी कंट्री को अच्छा बनाना है, इंस्टीड क्रिटिसाइज करना है, तो आपको खुद जो है अपने आप को बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिमूव वर्कमैन बैरियर्स। आप है ना बैरियर्स हटाओ। बैरियर्स हटाने का क्या मतलब हो गया कि ऑफिस में जैसे आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, लंच का टाइम जो है 10 मिनट ही होना चाहिए, आप एक घंटा कैसे ले रहे हो, एम्प्लॉइज मैनेजर वगैरह ना कभी कभी सुना देते हैं। तो इस तरह के जो बैरियर्स है वो रिमूव कर दो। इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। आप क्या करो, आप जैसे आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्रॉस ट्रेनिंग्स दो, उनको अगर पढ़ाई का आगे करनी है तो उसमें आप हेल्प करो, उनका इंप्रूवमेंट करवाओ। फिर नेक्स्ट आता है सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। ये क्या बोलता है कि इंस्पेक्शन वगैरह पे ध्यान ही मत दो, मतलब इंस्पेक्शन कराना ही नहीं चाहिए। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि प्रिवेंशन कॉस्ट पर इतना खर्चा कर दो कि ना तो ऑपरेशनल कॉस्ट आए और पुअर क्वालिटी कॉस्ट इनकर्ड ही ना हो। इतना खर्चा कर दो प्रिवेंशन कॉस्ट में, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही आप क्या करो, खर्चा कर दो सारा, तो इंस्पेक्शन वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये क्या बोलता है कि एम्प्लॉइज को टारगेट ही मत दो, मतलब उन बेचारों से जितना काम हो पाए ठीक है, पर उनको टारगेट देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी कंपनी ने जिस दिन ये फॉलो कर लिया ना, तो वो कंपनी नेक्स्ट डे पक्का बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर आप टारगेट नहीं दोगे ना, अगर आप कंपनी में डर नहीं बनाओगे तो कोई एम्प्लॉय कुछ काम भी नहीं करने वाला। नेक्स्ट आता है इंप्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर। और आप डेली खुद को इंप्रूव करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आज अगर आपके अपने बंदे या बंदी से लड़ाई हो गई तो आज आपने सॉरी बोल दिया, फिर नेक्स्ट डे फिर लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। डेली खुद को इंप्रूव करो, डेली जो है प्यार से बात करने की कोशिश करो, ठीक है। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। ब्रेक डाउन बैरियर्स का क्या मतलब है कि जैसे होता है ना बैरियर्स की, एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, एक डिपार्टमेंट का सामान आप दूसरे डिपार्टमेंट में ले जा सकते हो, इस तरह के बैरियर्स को बंद करो। तो डैमिंग जो बोलता है ना, वो क्लियरली इसमें क्या है, एम्प्लॉय का वो फेवर करता है। ये क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी में डिफेक्ट है वो 15% एम्प्लॉय की वजह से है और बाकी के 85% प्रोसेसर मैनेजमेंट की वजह से, और ये सारे पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, लास्ट PDCA साइकिल। ये क्या बोलते हैं कि अगर आपको कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करनी है तो आपको PDCA साइकिल फॉलो करनी पड़ेगी। PDCA साइकिल क्या बोलती है, प्लान डू चेक एक्ट। और ये साइकिल चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले आप क्या करो, अपना एक्शन प्लान डेवलप करो। मान के चलो आपने टारगेट ले लिया कि आपको SCMP जो है ना 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है, ठीक है। मान के चलो ये आपका टारगेट है, तो आपने क्या करा, आपने अब उसके लिए इंप्लीमेंट करना कोशिश करी। आपने क्या टारगेट किया था, SCPM 10 दिन के अंदर मुझे कंप्लीट करनी है, तो अब आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे, आप डेली एक चैप्टर पढ़ो। डेली आपने क्या करा, एक चैप्टर पढ़ा, फिर आप क्या करो, मेजर करो। आप बार बार मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज दो, और आप ये देखो कि आप सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह हो रही है, मान के चलो कि आपके जो है कीवर्ड्स आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करो, करेक्टिव एक्शन लो। क्या लोगे कि आप क्या करो, मेमोरियल वर्ड्स बनाओ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, और प्रैक्टिकल में अगर आपकी दिक्कत हो रही है तो आप उनको 1-2 बार प्रैक्टिस करो। तो फिर क्या करो, आप एक्ट करो, फिर दोबारा से आप प्लानिंग करो। मतलब बेसिकली यही आपका साइकिल चलता रहेगा, प्लान डू चेक एक्ट। पहले एक्शन प्लान डेवलप करो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, फिर मेजर करो, फिर करेक्टिव एक्शन लो, फिर उसके बाद दोबारा प्लानिंग करो। इस तरह से आपकी जो साइकिल है ऑन एंड ऑन चलती ही रहती है। तो ये होता है PDCA साइकिल। तो ये था बेसिकली आपका क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, वो है क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या बोलता है, देखो रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर फिनिश गुड्स डिलीवर करने तक में जो भी आपकी एक्टिविटीज आती है मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाली, वो आपकी क्या कहलाती है, सप्लाई चेन एक्टिविटीज। क्या मैं बोल रही हूँ, एक बार ध्यान से समझना कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फिनिश गुड्स डिलीवर करने तक जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है ना, कौन सी, मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाली, कौन सी, मूविंग या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मूविंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो एक्टिविटीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन एक्टिविटीज। और इन एक्टिविटीज को इफेक्टिवली मैनेज करने को क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो भी हमारी एक्टिविटीज बताई हुई है ना सप्लाई चेन में, इन एक्टिविटीज को इफेक्टिवली मैनेज करने को क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमारी मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं वो समझो। सबसे पहले हमारी आती है प्रोडक्शन प्लानिंग। देखो प्रोडक्शन प्लानिंग क्या मतलब क्या हुआ कि सपोज आपने करना सोच लिया कि आपको 28,000 यूनिट्स बनानी है, आपने 28,000 का प्रोडक्शन का प्लान कर लिया, तो एक है प्रोडक्शन प्लानिंग। फिर आप क्या करोगे, परचेज एंड मटेरियल मैनेजमेंट। आप एक 28,000 यूनिट्स जो आपने प्लानिंग करी है ना, इतनी यूनिट्स बनाने की, आप उनके अकॉर्डिंग क्या करोगे, मटेरियल परचेज करोगे, उसको मैनेज करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन, आपके मान के चलो प्रोडक्शन वगैरह कर लिया, आपका फिनिश गुड्स बन गए। अब आप क्या करोगे, उस फिनिश गुड्स को डिलीवर करोगे, कुछ होलसेलर के पास जाएंगे, कुछ रिटेलर्स के पास जाएंगे, एंड देन उसके बाद किसके पास जाएंगे, कस्टमर के पास। कस्टमर के पास क्या होगा, कस्टमर के पास प्रोडक्ट चला गया, उसके बाद कस्टमर के पास आप क्या दोगे, कस्टमर सर्विस दोगे, आफ्टर सेल सर्विस। जैसे मान के चलो प्योरीफायर है, वो कस्टमर को डिलीवर हो गया, तो उसके बाद आपको इंस्टॉल करने जाना पड़ता है ना, तो वो क्या हो गया, कस्टमर सर्विसेज हो गई। फिर आप क्या करोगे, फोरकास्टिंग करोगे। फोरकास्टिंग जो होती है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है इसमें कि आप क्या करते हो,
आप चेक करते हो कि इस बार कस्टमर की कितनी रिक्वायरमेंट थी और हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ था। तो प्रोडक्शन एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट था तो ठीक है, अगर नहीं था तो आपको दोबारा फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब फोरकास्टिंग जो होती है ना, पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे आप करते रहते हो और उसी के बेसिस पे फिर क्या करोगे, फिर से प्लानिंग करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मटेरियल खरीदोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। तो ये साइकिल जो आपकी चलती ही रहती है, ये पूरी साइकिल क्या चलती रहती है। मतलब कहने का क्या है कि इसी सारी एक्टिविटीज़ का एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे कि अगर आपने मान लो प्रोडक्शन प्लानिंग सही से नहीं की होती, आपने 28,000 यूनिट्स की प्लानिंग की और वो सही नहीं होती, तो आप उसी के बेसिस पे तो मटेरियल आपने खरीदा था और उसी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन करते। लेकिन मान के चलो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आपको पता लगता कि रिक्वायरमेंट जो है ना कस्टमर की 30,000 यूनिट्स की थी, लेकिन आपने प्रोडक्शन प्लानिंग कितनी की थी, 28,000 यूनिट्स की, तो वो आपकी क्या हो जाती, फेल हो जाती। मतलब अगर एक भी एक्टिविटी में दिक्कत होगी ना तो सारी एक्टिविटीज़ आपकी क्या होंगी, गलत होती चली जाएंगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या इंटर रिलेटेड और इंटीग्रेटेड है, मतलब सारी एक्टिविटीज़ के एक दूसरे से लिंक्ड है। किसी भी एक एक्टिविटी में दिक्कत हुई तो सारी एक्टिविटीज़ गलत होती चली जाएंगी। तो सप्लाई चेन एक्टिविटीज़ के रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर फिनिश गुड्स डिलीवर करने तक में जो भी मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्टिविटीज़ होंगी वो आपकी कहलाएंगी सप्लाई चेन एक्टिविटीज़। और वो होती हैं कौन कौन सी, प्रोडक्शन प्लानिंग, परचेजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब है, इन एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देखो सप्लाई चेन में कुछ मॉडल्स बताए हुए हैं, वो क्या बताए हैं, पहले बताया पुश मॉडल और फिर बताया पुश मॉडल, पुल मॉडल। पुश मॉडल और पुल मॉडल दो मॉडल्स बताए हैं। देखो पुश मॉडल क्या होता है, पुश मॉडल और पुल मॉडल। ठीक है, क्या मतलब है इसका, पुश मॉडल का मतलब है कि स्टॉक आप जो प्रोड्यूस करोगे, मतलब प्रोडक्शन जो आप करोगे वो रिसर्च के बेसिस पे होगा, एस्टिमेशन के बेसिस पे होगा। मतलब इसमें आप क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आपने प्रोडक्शन सोचा था कितना, 28,000 यूनिट्स बनाने का, तो ये मैंने एस्टिमेशन के बेसिस पे बताया कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन 28,000 यूनिट्स का करेंगे। तो पुश मॉडल क्या बोलते हैं, टोटली बेस्ड होता है किस पे, एस्टिमेशन के बेसिस पे। एस्टिमेशन बोल दो या रिसर्च बोल दो, ठीक है, ये रिसर्च बेस्ड होता है। वही पुल मॉडल जो है ना वो क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन करना है। ये बेस्ड किस पे होता है, रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन करो। देखो पुल मॉडल का मैं आपको समझा देती हूँ एग्जांपल। जैसे मान के चलो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, अब रेस्टोरेंट में आप जाते हो, आप बोलते हो कि है ना रोटी सब्जी ले आओ, तो वो रोटी एकदम गर्मा गर्म लाते हैं और सब्जी भी, तो जैसे रिक्वायरमेंट आई उनके बाद उन्होंने अकॉर्डिंगली बनाया। तो ये क्या होता है, पुल मॉडल। मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे क्या यूज करते हैं, पुल मॉडल। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, वहाँ पे आप पढ़ोगे JIT, जस्ट इन टाइम, तो वो पूरा किस पे बेस्ड होता है, पुल मॉडल पे, कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन करना है और जैसे जैसे प्रोडक्शन करोगे उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, मटेरियल परचेज करोगे। ठीक है, तो वो हम वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए आपको बता दिया। और पुश मॉडल क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन के बेसिस पे करो प्रोडक्शन, जो भी करोगे एस्टिमेशन के बेसिस पे या रिसर्च के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो आईफोन आप लॉन्च करने जा रहे हो, आईफोन 16 हो गया, ठीक है, अब तो लॉन्च हो गया, मैं पर आपको एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे आईफोन 16 लॉन्च करना है तो आईफोन 16 लॉन्च तो आप कर दोगे, लेकिन जो एप्पल का जो ओनर है वो कितना यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करे, मतलब कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करे सो दैट कस्टमर की रिक्वायरमेंट मैच हो जाए। तो वो क्या करेगा, आप रिसर्च करेगा कि आईफोन 15 की क्या मतलब क्या रिक्वायरमेंट रही थी, कितनी डिमांड रही थी, आईफोन 14 की क्या रही थी, वो सारे पास्ट ट्रेंड्स देखेगा और उनके बेसिस पे क्या करेगा, फोरकास्टिंग करेगा और प्रोडक्शन करेगा। तो ये क्या हो गया, एस्टिमेशन का बेस हो गया। उसको पता नहीं एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितनी आएगी, उसने जस्ट एस्टिमेट किया कि इतनी तो आई ही आई जाएगी। तो ये क्या होता है, पुश मॉडल। अब देखो कंपनी को कौन सा मॉडल कब अडॉप्ट करना चाहिए, कंपनी जो है पुश मॉडल कब अडॉप्ट करेगी और पुल मॉडल कब अडॉप्ट करेगी। कंपनी पुश मॉडल कब अडॉप्ट करेगी, जब कंपनी के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल हो और कंपनी के पास एबिलिटी हो फोरकास्टिंग करने की, क्योंकि ये पूरा बेस्ड ही किस पे होगा, फोरकास्टिंग पे, रिसर्च पे बेस्ड रहेगा। और तीसरा क्या है कि कंपनी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट लो रखे। मान के चलो कंपनी क्या करी, प्रोडक्शन करी जा रही है एस्टिमेशन के बेसिस पे और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी हाई हो गई है कि उसकी जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना वो मार्केट में सेलेबल ही नहीं है, मतलब कस्टमर अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा हो गई। तो कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। तो हमेशा कंपनी जो पुश मॉडल जो यूज़ करेगी उसके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, फोरकास्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए, कंपनी के पास प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम रखने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आप लाते हैं पुल मॉडल। कंपनी को पुल मॉडल कब यूज़ करना चाहिए, जब हाईली कस्टमाइज प्रोडक्ट वो बना रही हो। हाईली कस्टमाइज प्रोडक्ट का मतलब क्या, जैसे रेस्टोरेंट हो गए कि रिक्वायरमेंट आएगी तभी उनको प्रोडक्शन करना है, कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, मैं बोलूँ कि आलू पराठा लगा दो एकदम स्पाइसी बनाना, ऐसा बनाना वैसा बनाना, तो वो तभी तो बनाते हैं जब हाईली कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं वो। ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल दे दूँ, जैसे रेजिन आर्ट है आजकल बहुत ट्रेंड में। आप क्या करते हो, आपकी शादी होने के बाद वरमाला अपनी प्रिजर्व कराते हो, ठीक है, तो आप रेजिन वाले के पास गए और आजकल तो ये यूजली ऑनलाइन भी होता है। तो जब आप किसी के पास गए, सपोज आप किसी दुकान में गए रेजिन वाली के, आपने उसको बोला कि भाई अब मेरे को मेरी वरमाला जो है प्रिजर्व करानी है, तो मुझे एक क्लॉक बना दो, एक दिल का बना दो, एक ऐसा बना दो वैसा बना दो। तो आपने क्या करा, कस्टमाइज बता दिया, अपने कस्टमाइज तरीके से आपने बता दी कि मुझे ये चाहिए।
अब रेजिन वाला जो है ना, भले ही 1-2 मोल्ड वो बना के रख लेता है, मतलब 1-2 सैंपल पीस उस पे होते हैं, वो दिखा देगा, पर क्या वो आपके काम के हैं? क्या आपके काम के नहीं है? क्योंकि आपको तो अपनी वरमाला रिजर्व करानी है, दूसरे के से आपको क्या मतलब। तो वो क्या होते हैं, हाईली कस्टमाइज होते हैं, मतलब जब आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करेंगे। तो पुल मॉडल हम कब यूज़ करेंगे? जब हाईली कस्टमाइज प्रोडक्ट हो। और दूसरा, जहाँ पुश मॉडल यूज़ नहीं हो सकता, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? पुल मॉडल। ठीक है, तो पुश मॉडल पुल मॉडल हम कब यूज़ करेंगे? जब हाईली कस्टमाइज प्रोडक्ट हो। ठीक है, हाईली कस्टमाइज और ऑल अदर केसेस वेयर पुश मॉडल कैन नॉट बी यूज, तो वहाँ हम यूज़ क्या करेंगे? पुल मॉडल। अब नेक्स्ट ये आता है इसमें रिस्क जो है पुश मॉडल में क्या है? पुश मॉडल में क्या रिस्क है? तो देखो, पुश मॉडल में हम क्या है, रिसर्च के बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, एस्टिमेशन हम लगा रहे हैं। तो एक तो ओवर स्टॉकिंग होने का रिस्क है, एक क्या हो जाएगा? ओवर स्टॉकिंग होने से क्या होगा कि आपकी स्टोरेज स्पेस जो है ना वो आपको ज़्यादा चाहिए होगा, आपको क्या चाहिए होगा? हायर स्टोरेज स्पेस। तीसरा क्या होगा, अगर आपके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? लॉक हो सकती है। ये रिस्क बहुत बड़ा होता है, आपकी वर्किंग कैपिटल लॉक हो जाएगी। मतलब क्या कि आपने प्रोडक्शन कर लिया लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कस्टमर आपका प्रोडक्ट पसंद ही नहीं कर रहा, डिमांड ही नहीं आ रही, तो वो अब प्रोडक्शन तो हो गया, तो फैक्ट्री में यूं ही पड़ा हुआ है माल, वेयर हाउस मान लो, वेयर हाउस में आपका माल यूं ही पड़ा हुआ है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक हो गई, आपका तो उसमें रुपया फंस गया ना। तो ये क्या होता है? वर्किंग कैपिटल लॉक हो जाती है। लेकिन मान के चलो कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया, ओवर स्टॉकिंग सपोज मैंने मान ली कि हो गई, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, मतलब प्रोडक्शन होता है तो उसके बाद जो है माल बिक भी जाता है, माल जल्दी जल्दी निकल भी जाता है। जैसे मैगी मान लो, अगर वो ओवर स्टॉक हो भी गई, अगर ओवर प्रोडक्शन हो भी गया, तो उसकी डिमांड इतनी कि वो प्रोडक्शन होता है जो ही निकल जाती है। ऐसा नहीं कि रुकती है, थोड़े टाइम के लिए रुकती है, 1-2 महीने के लिए, पर वो निकल जाती है, ऐसे ठहराव नहीं आता। तो ऐसे केस में जहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई हो, तो ऐसे केस में वर्किंग कैपिटल लॉक तो होगी, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कब? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओनली। दोबारा समझ लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, ठीक है, कोई ऐसी कंपनी जाकर जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल तो लॉक होगी, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये था आपका पुश और पुल मॉडल। अब नेक्स्ट बताया टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट या सप्लाई चेन। अब देखो, सप्लाई चेन जो है ना, दो टाइप्स के होते हैं। अब इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में दोबारा लेके चलती हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि सप्लाई चेन क्या होता है? रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फिनिश गुड्स डिलीवर करने तक, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फिनिश गुड्स डिलीवर करने तक जो भी आपकी मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्टिविटीज होती है उनको हम बोलते हैं सप्लाई चेन एक्टिविटीज। तो सप्लाई चेन एक्टिविटीज स्टार्ट कहाँ से होती है? बिगिनिंग कहाँ से होती है? इसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है? ये क्या है? बिगिनिंग ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, इसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है? रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर, रॉ मटेरियल खरीदते हो आप, रॉ मटेरियल आप खरीदोगे किससे? सप्लायर से। ठीक है, तो ये आपका क्या है? बिगिनिंग ऑफ सप्लाई चेन है, बिगिनिंग ऑफ सप्लाई चेन। और इसमें क्या है? सप्लायर से आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, ऑब्वियसली बात है, सप्लायर से लोगे। तो अब इसमें क्या होता है? इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम, क्योंकि इससे आपकी जो है अप हो रही है, मतलब स्टार्ट हो रही है, अप हो रही है। तो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? सप्लायर से रिलेटेड एक्टिविटीज, और इसको हम क्या बोलते हैं? बिगिनिंग ऑफ सप्लाई चेन। अपस्ट्रीम बोल रहे हो, बिगिनिंग ऑफ सप्लाई चेन बोल रहे हो, एक ही बात है। अब अपस्ट्रीम में क्या है? रॉ मटेरियल खरीदोगे किससे? सप्लायर से। तो ये क्या हो गया? सप्लायर से रिलेटेड एक्टिविटीज को इफेक्टिवली मैनेज करना। तो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या बोलता है? सिर्फ सप्लायर से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है ना उनको इफेक्टिवली मैनेज कैसे करा जाए, वो होता है अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वहीं दूसरी अगर बात की जाए तो अब आपकी जो है सप्लाई चेन एक्टिविटीज है वो खत्म कब होती है? जब फिनिश गुड्स आप डिलीवर कर देते हो। तो एंड यूजर क्या है? कस्टमर। ठीक है, एंड यूजर क्या है? कस्टमर। और यहाँ क्या हो रहा है? आपकी जो सप्लाई चेन एक्टिविटीज है वो एंड हो रही है, तो ये क्या है? एंड ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, क्योंकि इसके बाद सप्लाई चेन खत्म हो गई, तो ये क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम। और यहाँ से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको अप स्ट्रीम और बिगिनिंग बोलते हैं। और फिनिश गुड्स डिलीवर जब हो जाते हैं तो इसको डाउन स्ट्रीम या कस्टमर ओरिएंटेड बोलते हैं, कस्टमर रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या बोलते हैं? एंड ऑफ सप्लाई चेन। और यहाँ पे हम कस्टमर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनको मैनेज करते हैं। वहीं बिगिनिंग ऑफ सप्लाई चेन या अपस्ट्रीम में हम सप्लायर से रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। अब अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लायर से रिलेटेड एक्टिविटीज आपको मैनेज करनी है, तो वो आप दो तरीके से करोगे। कैसे? एक तो आप सप्लायर के संग रिलेशनशिप डेवलप करोगे, और दूसरा आप आईटी का सही से यूज लोगे। सप्लायर के संग आप रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हो? उसके लिए आपको क्या करना है? सप्लायर के संग रिलेशनशिप आपने डेवलप करना है और मेंटेन करना है। कैसे? पहले आप देखो सोर्सेज, आप ये स्ट्रेटेजी से लगाओ। ठीक है, आप क्या करो? सोर्सेज देखो कि सप्लायर से जो आप रॉ मटेरियल लोगे, सप्लायर इंडिया का है कि बाहर का है, अपनी स्टेट का है, दूसरी स्टेट का है। पहले आप सोर्स देखो, फिर आप देखो नंबर ऑफ सप्लायर्स कि आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हो वो आप कितने नंबर ऑफ सप्लायर से, मतलब एक से ज़्यादा सप्लायर से ले रहे हो या एक से ले रहे हो। देखो, अभी जब मैंने आपको TQM पढ़ाया था तो उसमें डेनिम ने बोला था कि मूव टुवर्ड सिंगल सप्लायर फॉर एनी एन आइटम। तो उसने क्या बोला था कि अगर आपको एक ही आइटम लेना है तो आप 10 की बजाय सिर्फ एक से लो। ठीक है, जैसे मैंने होटल का एग्जांपल भी दिया था, तो आप 10 की बजाय किससे लो? जैम का एग्जांपल दिया था, 10 की बजाय एक से लो, जिससे क्या होगा? एक तो आपको क्वालिटी मिलेगी और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो नंबर ऑफ सप्लायर्स क्या रखनी चाहिए? आपको एक ही रखना चाहिए। तीसरा आई मीन कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड ऑफ डिलीवरी, कि आप सप्लायर जब चूज करो तो आप कैसा करो कि जिसकी कॉस्ट कम आए,
ठीक है, जो आपसे कॉस्ट कम चार्ज करे, क्वालिटी बेस्ट दे और स्पीड क्या हो, फास्ट हो। ठीक है, क्वालिटी क्या दे, बेस्ट दे और कॉस्ट जिसकी क्या हो, लो। ऐसा सप्लायर आपको चूज करना चाहिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और इस तरह से आप सप्लायर के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। मेक और बाई एंड आउटसोर्सिंग की सप्लायर से जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो वो आप खुद भी बना सकते हो क्या सप्लायर खुद बना रहा है या वो भी कहीं बाहर से ले रहा है, इस तरह का आप उस पर चेकिंग कर लो। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप लगाओ, जिससे क्या होगा, आपके सप्लायर के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो जाएंगे, मेंटेन रहेंगे। नेक्स्ट इसमें बताया यूज ऑफ आईटी कि आप आईटी का सही से यूज लो, जिससे क्या होगा कि आपकी स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपके जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हो ना, मतलब मटेरियल जो आप प्रोक्योर कर रहे हो या सप्लायर से रॉ मटेरियल जो ले रहे हो, उसकी स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगी। कैसे कि आप ऑनलाइन ही सप्लायर ढूंढो, ऑनलाइन ही ऑर्डर लगाओ और ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो। आप क्या करो, फाइंडिंग न्यू सप्लायर, ई सोर्सिंग, ऑनलाइन ही सप्लायर ढूंढो, ई परचेजिंग, ऑनलाइन ही ऑर्डर लगाओ, प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, ऑनलाइन ही ऑर्डर लगाओ, एंड ई पेमेंट, आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ही फंड ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रोक्योरमेंट की जो, अगर रॉ मटेरियल देखो, रॉ मटेरियल खरीदना जो है ना हमारी बिगनिंग और सप्लाई चेन है। अगर रॉ मटेरियल में डिले होगा, ठीक है, अगर रॉ मटेरियल में डिले होता चला जाएगा, अगर रॉ मटेरियल में डिले होगा तो आपकी सारी एक्टिविटीज जो है डिले होती चली जाएंगी। तो रॉ मटेरियल में क्या है, स्पीड और एफिशिएंसी बहुत मेंटेन होती है। तो प्रोक्योरमेंट के लिए आप क्या करो, ई मेथड यूज कर लो, आप यूज ऑफ आईटी लो, जिससे क्या होगा, स्पीड और एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। और वो आप कैसे ले सकते हो, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग, ई पेमेंट। ठीक है, तो याद रखना है इसको। तो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, सप्लायर के संग एक्टिविटीज को इफेक्टिवली मैनेज करना। ये दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे और यूज ऑफ आईटी पे। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये क्या बोलता है कि सप्लायर के कस्टमर के संग जो एक्टिविटीज है उनको आप इफेक्टिवली कैसे मैनेज करोगे। उसके लिए आपको क्या है, 4 चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ेगा, 4 चीज़ों पे रिलाय होना है। क्या, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यूज ऑफ आईटी, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड ब्रांड स्ट्रेटेजी। ये 1 बाय 1 मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या होगा, सबसे पहले कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के संग आपको रिलेशनशिप मैनेज करने हैं, रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हो। आप क्या करो, पहले कस्टमर को एनालाइज करो और उसके बिहेवियर को देखो। मतलब आप ये देखो कि कस्टमर जो है प्राइस सेंसिटिव है या नहीं, या फिर कस्टमर को सिर्फ क्वालिटी से मतलब है। आप पहले अपना कस्टमर को एनालाइज करो। फिर आप क्या देखो, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, आप कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालो। देखो कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, आप एक चैप्टर पढ़ोगे स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट, तो वहाँ डिटेल में और इसका क्वेश्चन भी है, लेकिन यहाँ पे जस्ट ब्रीफ है, मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ। कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या बोलते हैं कि आप कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालो। जो कस्टमर आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं उनसे तो आप प्यार से बात करो, लेकिन जो कस्टमर आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहे, कम प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको उनसे लड़ना है या गुस्से में बात करनी है, नहीं, उनसे आप अपना एग्रीमेंट रिवाइज करवा लो, एग्रीमेंट रिन्यू करवा लो। देखो इसका मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, बहुत ही चालाक खोपड़ी होते हैं ये क्या करते हैं, मतलब इंश्योरेंस एजेंट है, तो ये देखते हैं कि जो कस्टमर्स इनकी मीठी मीठी बातों में आ गए, तो उनसे ये बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से कि उनका बंदे का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी क्या ही बात करेंगी, इतने अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कस्टमर्स जो इनकी बातों में नहीं आते, जो समझ जाते हैं कि ये पागल बना रहे हैं, उनसे क्या करते हैं, ये उनसे थोड़े रूड हो जाते हैं, स्लाइटली रूड, और उनको बोलते हैं कि अच्छा सर, अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप क्या करो, आप पहली टर्म्स एंड कंडीशन सारी पढ़ लो और हम भी पढ़ लेते हैं, और आप हम एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, और रिवाइज एग्रीमेंट बना लेते हैं, जिसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी डाल देंगे, हमारी रिक्वायरमेंट भी डाल देंगे। तो ये क्या करते हैं, कस्टमर वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तीसरा आता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये क्या है, अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन भी है, वो भी हमने क्लास में देखा था, तो इसको मैं आगे डिटेल में और बताऊंगी, फिर भी एक छोटा सा मैं ब्रीफ देती हूँ। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का क्या मतलब है कि कोई भी कस्टमर को आप पहले क्या दो, फ्री में डिस्काउंट कूपन देके कस्टमर को जोड़ लो, और जब वो कस्टमर जुड़ जाए तो आप उससे कैलकुलेट करो कि वो पर्टिकुलर कस्टमर आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कितनी वैल्यू जनरेट करके देगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल है जियो। जियो ने क्या करा, पहले फ्री में सिम वगैरह दी, कॉलिंग दी, इंटरनेट दी, जब लोग उसके प्रोडक्ट के दीवाने हो गए, एकदम बिना उसके बिना रह ही नहीं सकते अब नेट के बिना और या कॉलिंग वगैरह के बिना, तो उसने क्या करा, धीरे धीरे प्राइस चार्ज करना स्टार्ट किया, और अब वो क्या कैलकुलेट करेगा कि पर्टिकुलर कस्टमर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मुझे कितनी वैल्यू जनरेट करके देगा। तो ये होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। फिर लास्ट इसमें आता है कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एक्सटेंशन। इसका क्या मतलब है कि आप कस्टमर सिलेक्ट करो, आप देखो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, प्राइस सेंसिटिव वाले होंगे या इनसेंसिटिव वाले होंगे, वो कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। आप कस्टमर सिलेक्ट कर लो और इन्हीं को टारगेट करो। फिर आप एक्वायर करो, कस्टमर को आप एक्वायर कैसे कर सकते हो, उसका बेस्ट वे क्या है, एडवर्टीजमेंट करो। आजकल हर किसी को अगर कस्टमर से एक्वायर करने तो वो सोशल मीडिया पे अगर हल्ला कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, या फिर कहीं और एडवर्टीजमेंट बोर्डिंग्स वगैरह बड़े बड़े लगा देते हैं। तो कस्टमर को आप एक्वायर कैसे कर दोगे, एडवर्टीजमेंट से। फिर रिटेंशन, कोई भी कस्टमर आपके पास कब रिटेन रहेगा, जब आप उसको क्वालिटी दोगे और उसको क्या दोगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एक तो उसको सेटिस्फेक्शन मिले और दूसरा क्वालिटी मिले, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएगा। और तीसरा आता है लास्ट, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या बोलता है कि आप 3 तरह से कस्टमर को एक्सटेंड कर सकते हो, एक तो रीसेल करके, एक क्रॉस सेल करके, और एक अपसेल करके। ठीक है, रीसेल, क्रॉस सेल, अपसेल। रीसेल, क्रॉस सेल, अपसेल क्या बोलता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, आप वो कस्टमर को रीसेल करो। देखो कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट रीसेल आप दोबारा कैसे कर सकते हो, जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश हो, आप उसको रिटेन कर पाओ।
क्रॉस सेल का क्या मतलब है, एक प्रोडक्ट के संग दूसरा प्रोडक्ट सेल करना। मान के चलो कोई कस्टमर आपका जो है सोप बहुत पसंद करता है, अब आपने उसके संग उसको शैम्पू भी बोला कि आप एक बार रिकमेंड करके देखो, मेरे कहे से एक बार आप मान के तो देखो, एक बार यूज तो करके देखो, तो वो हो गया क्रॉस सेल। अप सेल का क्या मतलब है कि आप जो सोप बेचते हो आप बोलोगे कि देखो आज इसी के वर्जन में आप जो है एक नया प्रोडक्ट आया हुआ है, आप उसको देखो, वो इसी का एडवांस वर्जन है, जो कि होता कुछ भी नहीं है, बस उसमें प्राइस इंक्रीज होती है और कुछ एडवांस नहीं होता उसमें। तो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही आपने क्या करा, अपसेल करके कस्टमर को बेच दिया। तो ये होता है रीसेल, क्रॉस सेल, अपसेल, जो कि पार्ट होता है कि एक्सटेंशन का। तो इस तरह से आप कस्टमर के संग रिलेशनशिप अपनी डेवलप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ आईटी, कि आप आईटी का यूज करके आप क्या करो, कस्टमर के संग रिलेशनशिप डेवलप करो, या कस्टमर को जो है उसके संग जो भी एक्टिविटीज है उनको मैनेज करो। कैसे कि आप सेल करो प्रोडक्ट, कैसे ऑनलाइन, कस्टमर के ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करो, फिर आप कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करो, और तीसरा क्या है लास्ट में कि कस्टमर के संग टच में बने रहो। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे AIR1 CA कैरियर इंस्टीट्यूट है, वो क्या देता है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस देता है, तो वो ऑनलाइन प्रोडक्ट अपना सेल करता है, उनको ऑफलाइन कुछ भी नहीं, सब ऑनलाइन ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सेल करने के बाद वो बैठ जाते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो कितना इजी मनी बिजनेस है, कि मतलब ऑनलाइन रिकॉर्ड करो क्लास, भेज दो और उसके बाद कोई काम ही नहीं है, लेकिन गलत। इसके बाद जो है 24 घंटे का काम होता है, तो आपको हर वक्त रिप्लाई देने होते हैं। उसके बाद अगर आपके स्टूडेंट्स परेशान है, लाइक उनकी लैपटॉप में क्लास नहीं चल रही, या फ़ोन में नहीं चल रही, या फिर मान के चलो किसी के पास बुक्स चली गई, किसी के पास 2 बार बुक चली गई, किसी के पास एक बार भी नहीं गई, किसी के पास काफ़ी टाइम के बाद बुक जा रही है, तो ये सब कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। तो ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं कस्टमर के संग, वो हमें मॉनिटर करने पड़ते हैं कंटिन्यूसली। और लास्ट में आप क्या करो, कस्टमर के संग टच में बने रहो, मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपको मेल कर रहे हैं या टेलीग्राम पे कुछ क्वेरीज भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, तो उनको कंटिन्यूसली उनके संग टच में बने रहो कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो आप बताओ क्या दिक्कत है, जो भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनकी तुरंत प्रॉब्लम रिजॉल्व करना, तो उनके संग हम क्या रह रहे हैं, कीप इन टच। तो ये होता है यूज ऑफ आईटी। फिर नेक्स्ट इसमें आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये क्या बोलते हैं कि आप 6 मार्केट डोमेन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन कर सकते हो, कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, एंड ऑल्सो अट्रैक्ट कर सकते हो न्यू कस्टमर बाय द फॉलोइंग 6 बाय द यूज ऑफ फॉलोइंग 6 मार्केट डोमेन्स। कैसे, सबसे पहले आप क्या करो, इंटरनल मार्केट, आप क्या करो, जो भी स्टाफ और डिपार्टमेंट है ना वो आपका हेल्पफुल होना चाहिए। क्या कि आपका स्टाफ या बोल दो डिपार्टमेंट, ये क्या होने चाहिए, हेल्पफुल होने चाहिए। मतलब कैसे, जैसे देखो आप रेड टेप पे जाते हो, मान के चलो आप रेड टेप के पास गए और आपने उनसे बोला कि ये जो पर्टिकुलर टी शर्ट है इसमें स्मॉल साइज़ है क्या, ये जो मैंने टी शर्ट ली है इस पर आप मुझे रिकमेंड करो, जीन्स कौन सी अच्छी लगेगी, या फिर आप मुझे कुछ और सजेस्ट कर दो, ये 1 पीस बता दो ये सही है कि नहीं। तो वो सारा आपने पूछा, तो वो बोलेंगे सर सॉरी हमें नॉलेज नहीं है, सर सॉरी मैं तो खुद ही कल आया हूँ। तो आप बेसिकली आप क्या फील करोगे कि यार मैं रेड टेप पे आती हूँ और मतलब ये स्टाफ तो बिल्कुल नॉलेजेबल ही नहीं, तो बेटर क्या है वेस्ट साइड या जॉटे वगैरह वहाँ चले जाओ। तो स्टाफ और डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। इंटरनल मार्केट, स्टाफ और डिपार्टमेंट क्या हेल्पफुल हो, तभी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर रिटेन रहेंगे और नए कस्टमर आप अट्रैक्ट कर पाओगे। रेफरल मार्केट क्या होता है कि वर्ड ऑफ माउथ, मतलब जैसे मैं आपके रेस्टोरेंट पे आई और मुझे आपका खाना बहुत अच्छा लगा, आपकी सर्विस वगैरह सब बहुत अच्छी लगी, एम्बियंस वगैरह सब बढ़िया, तो मैं अपने 10 फ्रेंड्स को बताऊंगी, अपनी फैमिली में बताऊंगी कि यार एक बार मेरे कहे से एक बार वहाँ पे जाकर देखो और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो रेफरल मार्केट आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा चलता है। इनफैक्ट रेफरल मार्केट पे ही ये मान लो एक तरह से कंपनी डिपेंड रहती है। तो ये क्या वर्ड ऑफ माउथ, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट वगैरह में या कोई भी प्रोडक्ट आपका यूज़ करे वो खुश रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इन्फ्लुएंस मार्केट। इन्फ्लुएंस मार्केट का क्या मतलब है, इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया को यूज़ करके। जैसे देखो बीच में क्या हुआ था कि मामाअर्थ जो है ना एक कंपनी, उसका जो है इन्फ्लुएंसर जो है ना भयंकर बनी थी, कौन, शिल्पा शेट्टी। वो पूरे टाइम उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करती रहती थी, हर वक्त हर जगह। तो कई लोग तो कंफ्यूज हो गए थे, कहीं यही तो इसकी असली ओनर नहीं है। वो तो बाद में जब शार्क टैंक आया तब पता लगा कि मामाअर्थ के असली ओनर कौन है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केट या इन्फ्लुएंस मार्केट क्या बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को जो है एडवर्टीजमेंट करवाना, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन रखना और नए कस्टमर को जो है अट्रैक्ट करते रहना। रिक्रूटमेंट मार्केट का क्या मतलब है, रिक्रूटमेंट मार्केट डायरेक्टली लिंक्ड होता है किसी इंटरनल मार्केट से। इसका मतलब क्या कि जैसे कोई कंपनी है ना, जब कोई कंपनी आ रही होती है बड़ी सारी है जो भी है, तो ऐसा नहीं कि वो बाजार में खड़े होकर देखते हैं कि यार ये बंदे में जो है ये बंदा बात कर रहा है, ये लीडरशिप तरीके से बात कर रहा है तो इसको तो कंपनी में लीडर बना दो, ये बंदा जो है बात समझाने में अच्छा है तो इसको ऐसा करते हैं कि HR बना देते हैं। ऐसे नहीं होता। वो क्या करते हैं, जब कोई कंपनी आती है ना तो बहुत सारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें ये डेजिग्नेशन के लोग चाहिए, आप हमें हायर करके हमारे पास भेज दो, और हमारे जो अगर कुछ पर्सनल चाहिए इंटरव्यूज़ के लिए तो हम इंटरव्यू में बिठा देंगे, पर ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट मार्केट क्या देखेगा, वो मार्केट में, वो इंटरनल मार्केट में देखेगा और वो बताएगा इस तरह के स्टाफ या डिपार्टमेंट लो जो क्या हो हेल्पफुल हो। तो इस तरह से इससे डायरेक्टली लिंक होता है। सप्लायर मार्केट, सप्लायर मार्केट का क्या मतलब है कि कस्टमर जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर सप्लायर्स के संग कैसे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं या नए कस्टमर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, जब बेटर क्वालिटी का माल मिले। अगर बेटर क्वालिटी का माल मिलेगा तो अच्छा प्रोडक्शन होगा तो अच्छे कस्टमर आप अट्रैक्ट कर पाओगे। कस्टमर मार्केट का क्या मतलब है कि कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग
अट्रैक्ट करना, कैसे कस्टमर को बेटर सर्विसेज वगैरह देके। तो ये सारे आपको क्या बताए हैं, 6 मार्केट डोमेन बताए हैं। लास्ट इसमें बताया ब्रांड स्ट्रेटेजी। ब्रांड स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है कि आप जो कंपनी में आपके प्रोडक्ट का जो लोगो है ना या जो ब्रांड है वो इस तरह की होनी चाहिए कि लोगों के लिए अपीलिंग हो, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनके लिए अपीलिंग हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, मतलब बहुत अच्छी टाइप की ब्रांडिंग करनी चाहिए। जैसे जब आप कभी देखोगे ना शार्क टैंक वगैरह, तो वहाँ पे ये पीयूष वगैरह ज़्यादातर यही बोलते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो इतना फैसिनेटिंग नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है वो है तो एजेड पीपल के लिए लेकिन जो ब्रांडिंग है वो बहुत बच्चों जैसी लग रही है, आपने बहुत हाईलाइटेड कलर्स यूज़ करे हैं, थोड़ा सोबर हो सकता था, क्योंकि ये बहुत अपीलिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी जो लुक है ना वो लोगो जो है वो कैसे दिखता है। जैसे देखो मर्सिडीज है, ऑडी है, इनका जो ब्रांडिंग है ना, इनके जो लोगो है वही इतने अट्रैक्टिव है ना कि लोग चाहते हैं कि यार ये गाड़ी ज़रूर मिलनी चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए। तो ये होता है ब्रांड स्ट्रेटेजी। इनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कस्टमर के संग रिलेशनशिप आप डेवलप कर सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया, इसमें नेक्स्ट बताया कि GSCF फ्रेमवर्क है। GSCF क्या है, जैसे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होता है ऐसे सप्लाई चेन का ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रेमवर्क है, जिसमें बताएं कुछ SCM प्रोसेसेस बताएं जो कि इंक्लूड है कहाँ पे, GSCF फ्रेमवर्क में। वो क्या क्या प्रोसेसेस हैं कि सबसे पहले ये बोलती है कि कस्टमर के संग रिलेशनशिप डेवलप करो, वो हमने देख लिया हम कैसे कर सकते हैं। फिर क्या बोला है, सप्लायर के संग रिलेशनशिप डेवलप करो। फिर आता है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, ये दोनों ऊपर देख लिया तो अभी मैं दोबारा रिवाइज नहीं करवा रही। नेक्स्ट चलते हैं कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट पे, ये क्या बोलता है, इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे सपोज कि आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर किया, ठीक है, वहाँ पे रेस्टोरेंट में क्या है, वेटर्स है वो नया नया खुला है, इस तरह से समझ लो नया रेस्टोरेंट खुला है, और वहाँ पे बहुत सारे वेटर्स हैं और एक सुपरवाइजर है जो कि देख रहा है कि सब काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वेटर्स वगैरह सब काम सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कस्टमर को परेशान तो नहीं है, वो सारा वो मैनेज कर रहा है, सुपरवाइजर है। तो वो सुपरवाइजर आपके टेबल पे आया, उसने बोला कि सर प्लीज गिव मी अ फीडबैक, हाउ वुड यू लाइक इट और वुड यू नॉट, और व्हाट इज योर रिकमेंडेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, वो आप सब बताओ। तो अब कस्टमर एज अ कस्टमर मैं क्या बोलूँगी कि यार देखो पाव भाजी जो है ना वो अच्छी नहीं थी, काफ़ी स्पाइसी थी, जो मेरी फैमिली मेम्बर्स उनकी तो तबीयत भी खराब हो गई। तो अब वो क्या बोलेगा सुपरवाइजर, ओके सर लेट मी चेक, मैं ना शेफ़ को बुलाता हूँ। तो शेफ़ उसने बुलाया और वो बोलेगा कि अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है कि ठीक है मैं आगे से या तो ध्यान रखूँगा या फिर मैं तुरंत रिप्लेस करके आपके लिए दूसरी लाता हूँ, ठीक है। या फिर क्या होगा कि आप, एक तो ये चीज़ हो गई, एक आप बोलोगे कि जो ये वेटर था ना जो आप बार बार मेरे पास जो इस टेबल को हैंडल कर रहा था वो काफ़ी देर में सामान ला रहा था और खुद भी काफ़ी देर में आ रहा था, जिसकी वजह से मैं नया ऑर्डर जो है प्लेस ही नहीं कर पा रही। फिर आप क्या, फिर वो सुपरवाइजर क्या बोलेगा, अच्छा सर ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है मैं उस वेटर को बुलाता हूँ जो इस टेबल को हैंडल कर रहा था। फिर वो उस वेटर को बुलाएगा और उसके अकॉर्डिंग देखेगा कि क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं आ पाया। तो बेसिकली क्या है, कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है, कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए, कस्टमर का विश्वास जीतने के लिए उसने क्या करा, जो जो दिक्कत थी, की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे ना उनको बुलाया और उस सर्विस को मैनेज किया। की पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग, जो जो लोग गलतियां करे जा रहे थे ना, जिन जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, उसने उनको तुरंत बुलाया और तुरंत उसके सामने ही रिजॉल्व करवाई, कस्टमर के सामने। क्यों, मेरे सामने क्यों करवाई, क्योंकि वो कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करना चाहता है। तो मैं क्या बोलूँगी, अब कहीं जाऊँगी तो रेफरल मार्केट हो जाता है ना, क्योंकि हम रेफरल मार्केट बहुत मैटर करता है, वर्ड ऑफ माउथ। तो मैं कहीं जाऊँगी, मैं क्या बोलूँगी, देख उधर प्रॉब्लम तो थी पर ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दिया, मेरे रुपए वेस्ट हो गए, नहीं, उन्होंने तुरंत मेरे लिए ये करवाया, उन्होंने उसको भी डांट लगाई, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व करी, मतलब मैं खुश हो जाऊँगी। एक तरह से कस्टमर की लॉयल्टी को जीतना है, वो क्या होता है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट में क्या मतलब क्या होता है कि कस्टमर और डिमांड और सप्लाई के बीच में जो है बैलेंस बनाना, मतलब जो है कस्टमर की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है उस तरह से आप डिमांड जो है मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उस तरह से प्रोडक्शन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ऑप्टिमाइजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट विद सप्लाई चेन कैपेबिलिटी। ऑर्डर फुलफिलमेंट या रिटर्न मैनेजमेंट, इन दोनों को एक तरह से मैं समझाती हूँ एक एग्जाम्पल लेके। जैसे मान के चलो कि मिंत्रा है, ठीक है, मान के चलो मिंत्रा है, आपने क्या करा, इससे ऑर्डर प्लेस करा, आपने क्या करा, ऑर्डर प्लेस करा, ठीक है, और आपने क्या किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने उसको डाला रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट। आपने बेसिकली मान लो आपने डाला रिप्लेसमेंट पे, ठीक है, या तो आप रिटर्न पे डालोगे रिप्लेसमेंट पे। सपोज मैंने रिप्लेसमेंट पे डाला, तो अब इसमें दो एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी। क्या, पहले तो एक बंदा आएगा जो उसका रिटर्न लेके जाएगा, जो मेरा प्रोडक्ट है ओल्ड प्रोडक्ट उसका रिटर्न लेके जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रोडक्ट का जो एडवांस वर्जन है, मतलब जो न्यू प्रोडक्ट आएगा मेरे लिए, एक तरह से मेरे लिए न्यू प्रोडक्ट हो गया, एक होगा मेरे पास क्या रिप्लेसमेंट, ठीक है, वो आएगा क्या न्यू प्रोडक्ट लेके, एक हाथ दो एक हाथ लो, ठीक है, एक तो रिटर्न हो गया और दूसरा रिप्लेस हो गया। तो मिंत्रा की तरफ से इसमें दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो गई, एक तो रिटर्न और एक रिप्लेसमेंट, ठीक है। मिंत्रा की नज़र से देखा जाए तो एक तो रिटर्न हो गया और दूसरा क्या करना पड़ा, मुझे रिप्लेस करना पड़ा, अपना नया प्रोडक्ट देना पड़ा। तो ये क्या होता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट क्या बोलता है, अपनी कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जो मैंने एक्टिविटीज परफॉर्म करी वो होता है क्या, ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो मिंत्रा को क्या करना पड़ा, दो एक्टिविटी फुलफिल करनी पड़ी, एक कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, कस्टमर के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। ये क्या, रिटर्न मैनेजमेंट भी क्या है, एक्टिविटी रिलेटेड टू रिटर्न्स। तो ये सारा दोनों को मैंने इसलिए एक एग्जांपल से समझा दिया। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट।
जो आपका प्रोडक्शन हुआ ना फैक्ट्री में, वहाँ से लेके वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह तक जो भी आपका प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट्स मूव होंगे ना, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो होता है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। लास्ट आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है कि आप नए नए प्रोडक्ट डेवलप करो। जैसे देखो पहले मैनुअल कार आती थी, फिर ऑटोमेटिक कार आ गई और अब इलेक्ट्रॉनिक कार आने लग गई। तो कितना डेवलपमेंट होता जा रहा है एक ही प्रोडक्ट में। तो डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, एक के बाद एक नए प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। तो ये थे की एससीएम प्रोसेस। अब नेक्स्ट बताइए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेनिफिट्स। ये क्या बताए? सबसे पहले क्या बेनिफिट होता है कि इन्वेंट्री कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड आएगी प्रोडक्शन करोगे और एस्टिमेशन के बेसिस पे करोगे, ठीक है। पर्सनल रिडक्शन, ओवर स्टाफिंग वगैरह नहीं होती। प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो जाती है। ऑर्डर को आप कंप्लीटली सही तरह से मैनेज कर सकते हो ऑर्डर फुलफिलमेंट या डिमांड मैनेजमेंट की वजह से। फाइनेंशियल साइकिल आपकी इंप्रूव हो जाती है। इन्फॉर्मेशन विजिबिलिटी, सब में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट में इन्फॉर्मेशन वगैरह जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपर होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन विजिबिलिटी है वो क्लियर एंड कम्युनिकेट रहती है, ठीक है। इंप्रूव्ड प्रोसेस, सारे प्रोसेसेस वगैरह इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि आप कस्टमर और सप्लायर दोनों के संग रिलेशनशिप डेवलप करके चल रहे हो। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट पे भी फोकस कर रहे हो। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। अगर मान के चलो रॉ मटेरियल किसी आउटसाइड इंडिया से ले रहे हो, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री से, तो ग्लोबलाइजेशन भी आता है, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हो और बिजनेस एज ए कंट्री जो है ग्रो कर रहे हो। आप अपने बिजनेस ग्रो नहीं करा, आप एज अ कंट्री ग्रो कर रहे हो इसमें। तो स्टैंडर्डाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट जो इसमें अच्छा टॉपिक है ये क्या, बिल्डिंग रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन। ये क्या बोलता है? देखो ये टॉपिक आया ही क्यों, ये क्या बोलता है सिंपल कि कुछ ऐसे केसेस, मतलब मुझे कुछ 6 केसेस ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पे सप्लाई चेन मेरी वीक पड़ जाती है। तो जहाँ मेरी सप्लाई चेन वीक पड़ जाती है उससे मैं कैसे उभरूँ, मतलब मैं स्ट्रांगली कम बैक कैसे करूँ, वो बताया हुआ है। कहाँ? बिल्डिंग रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन। स्ट्रांगली कम बैक करना है, उसको अपनी सप्लाई चेन को सस्टेन करना, आप कैसे कर सकते हो। तो देखो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, पहले वो बताते हैं जहाँ सप्लाई चेन वीक पड़ जाएगी। जैसे पेंडेमिक है, कोविड-19 आ गया, तो जहाँ पे मान के चलो रेस्टोरेंट का बिजनेस चल रहा था, ठीक है, कोविड-19 आ गया, तो ना तो आप सप्लायर जो है, जैसे जिनसे आप दूध दही लेते थे या जिनसे सब्जियां लेते थे, जिनसे मसाले लेते थे, ना तो आप कुछ ऐसे ले पाओगे, ना आपके कस्टमर्स हैं तो ना आप वो कर सकते, तो ना तो आपकी बिगनिंग ऑफ सप्लाई चेन बची, ना एंड ऑफ सप्लाई चेन। तो इस केस में क्या हो गई, सप्लाई चेन आपकी वीक पड़ गई। क्या हो गई? वीक पड़ गई। जियो पॉलिटिकल टेंशन, जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, तो इंडिया पाकिस्तान के सपोज बीच में कोई ट्रेडिंग होती थी, वैसे तो होती नहीं थी पर इनडायरेक्टली होती थी, ऑल्दो अब तो उस पर भी बैन है, पर इनडायरेक्ट ट्रेडिंग होती थी। जैसे इंडिया ने चाइना को बेच, इंडिया ने जैसे सपोज अफगानिस्तान को बेचा, अफगानिस्तान पाकिस्तान को बेच दे, इस तरह से कुछ हो तो जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गई। इस केस में सप्लाई चेन आपकी वीक हो जाएगी। इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक कोलैप्स का क्या मतलब है, मान के चलो आप रॉ मटेरियल कोई ऐसी कंट्री से मंगाते थे जिसका खुद का इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, जैसे श्रीलंका है, आप कुछ रॉ मटेरियल आपका श्रीलंका से आता था पर उसका तो खुद का ही बेड़ा गर्क हो गया, पूरी कंट्री का ही। तो अगर कंट्री का कोई इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया तो ऐसे केस में सप्लाई चेन क्या हो गई, वीक हो गई। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे देखो इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई ना, तो अब इस केस में क्या हुआ है कि कश्मीरी सैफरॉन जो है ना उसकी शॉर्टेज हो गई है। तो कश्मीरी सैफरॉन का भाव क्या हो गया, 5 लाख पर किलो, जिसकी वजह से जैसे मान के चलो मेरा बिजनेस है केसरी ठंडाई का, मैं तो केसरी ज़्यादा यूज़ करती थी, तो मेरा तो बिजनेस वो डगमगा गया ना, मेरी में तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई। सप्लायर प्लांट शटडाउन, मान के चलो कि मैं किसी से बुक्स वगैरह प्रिंट करवाती थी और उसका क्या हुआ, मशीन अचानक से खराब हो गई, तो मेरा जो सप्लायर है उसका प्लांट शटडाउन हो गया, तो मेरी सप्लाई चेन भी वीक हो गई, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो मैं फिनिश गुड्स कैसे बनाऊँ। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज आ जाएं, तो ये सारे सिनेरियो क्या है जहाँ सप्लाई चेन मेरा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो ऐसे जब केस हो जाए सप्लाई चेन वीक पड़ जाए, तो हम इस पर स्ट्रांगली कम बैक कैसे कर सकते हैं, मतलब इनसे ओवर कैसे सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि रोने बैठ जाएंगे, रोने से कुछ नहीं होता, आपको धंधा तो करना ही है ना और सही करना है। तो आप कैसे अपने आप को स्ट्रांगली बिल्ड करोगे, हाउ टू बिल्ड रिजिलियंट मतलब स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन टू मैनेज एंड अडेप्ट टू अननोन रिस्क। इस तरह के अननोन रिस्क से अपने आप को कैसे बचा पाओगे, कैसे स्ट्रांगली काम कर पाओगे। तो इसके लिए समझो, सबसे पहले क्या करो, स्ट्रेस टेस्ट मैप जो है रन करो, मतलब अपने माइंड में देखो कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, अपने माइंड में इन सिनेरियोज रख के चलो, डिस्ट्रप्शन सिनेरियो। फिर इन सब सिनेरियो को मेजर करो और देखो कि आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, आपका अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, ठीक है, इन ईच सिनेरियो। उसके बाद क्या करो, आप प्लान बी लेके चलो, मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट है नहीं आपको बोलेगा कि प्लान बी लेके चलो, कि अगर आपके बिजनेस में ऐसा कुछ हो जाता है और आपका बिजनेस इससे इफेक्ट पड़ रहा है, तो अब आप इसमें जो है क्या मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज लगाओगे, मतलब आप इनसे बच कैसे सकते हो, कि प्लान बी क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, एक्शन लो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने बोला कि सप्लायर शॉर्टेज हो गई थी रॉ मटेरियल, कश्मीरी सैफरॉन की शॉर्टेज हो गई, कश्मीरी केसर की, और मेरा क्या बिजनेस था, केसरी ठंडाई का। तो केसर ऐसा नहीं सिर्फ कश्मीर में मिलती है, और भी जगह मिलती है, तो हो सकता है मैं कश्मीर की बजाय और जगह की केसर यूज़ कर लूँ, मेरे को अपना कम बैक तो करना ही पड़ेगा ना, मैं ऐसा थोड़ी कि रोने बैठ जाऊंगी किसी एक चीज़ पे, और भी एक इंसान पे कभी डिपेंड नहीं होना, हमेशा सब पे अपने अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और कम बैक करने की कोशिश करो लाइफ में। आइडेंटिफाई करो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी एंड उसके अकॉर्डिंग क्या करो, एक्शन लो, ठीक है।
फिर क्या करो आप इसमें एक चीज़ और देखो कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर कोई है तो वो इसमें कैसे उभर पा रहा है, मतलब वो इसकी अगर उसके पास भी तो ये प्रॉब्लम हो गई, उसके पास भी तो सेम प्रॉब्लम हुई ना शॉर्टेज, तो वो इसमें कैसे है ना, क्या प्लान बी यूज़ कर रहा है, वो कैसे इसमें काम कर रहा है उसको भी देखो। तो आप पहले क्या करो, माइंड में स्ट्रेस टेस्ट रन करके देखो, फिर देखो बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, फिर आप क्या देखो कि प्लान बी क्या हो सकता है, मतलब कैसे मैं इस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो स्ट्रेटेजीज लगा के, और उसके अकॉर्डिंग क्या करो एक्शन लो। और लास्ट में आप क्या करो, रेजिलियंस बेंचमार्क अगेंस्ट पेयर्स, आपका कॉम्पिटिटर जो कर रहे हैं उनको बेंचमार्क करके आप उनको यूज़ करने की कोशिश करो। नेक्स्ट इसमें बताए सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या बोलता है, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एग्रीमेंट होता है जो कि लीगली बाइंडिंग होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई होंगी। जैसे सपोज अगर आपने अमेजोन से कोई ऑर्डर किया तो अमेजोन और आपके बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे वो आपने कोई ऑर्डर किया तो वो पहले ही बता देते हैं ना कितने दिन के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा, ये रिप्लेस करना पड़ेगा, पेमेंट अभी कैश ऑन करोगे तो इतना डिस्काउंट फॉर पे, और मतलब क्या कहते हैं कि यूपीआई से करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारा क्या होता है, ये पहले ही आपको बता देते हैं। तो ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है किसमें, कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। तो ये फालतू है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। फिर नेक्स्ट बताया कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये क्या होता है कि आपने फ्री में डिस्काउंट कूपन देके कस्टमर को जोड़ लिया, वो कस्टमर आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कितनी वैल्यू जनरेट करके देगा, उसको हम बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो देखो आज जो है मैंने डिस्काउंट वगैरह देकर मतलब कस्टमर जोड़े हैं, तो मैंने अपनी कॉस्ट इनकर्ड करी है, तो वो क्या हो गया, पीवी ऑफ आउटफ्लो। आउटफ्लो ये क्या बिगिनिंग में है, तो जब भी बिगिनिंग में होता है तो पीवी क्या होता है, जीरो। तो इसमें पीवी ऑफ आउटफ्लो का, तो पीवी नाम का वर्ड है, जो भी आउटफ्लो का कॉस्ट दे रखा हो वही हमें लेना है, क्योंकि वो तो मेरा खर्चा आज ही हो गया। लेकिन मुझे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालने के लिए पीवी ऑफ इनफ्लो भी चाहिए। मुझे ये देखना है ना कितना वैल्यू मुझे जनरेट करके देगा, तो मुझे कितना इनफ्लो होने वाला है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो अगर मुझे आज जो है फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको बताया है कई बार, और एएफएम में भी आपने पढ़ा है, तो कहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, हम पीवी करके निकाल सकते हैं। अगर आज मुझे 10 साल बाद की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, पीवी करके। तो पीवी ऑफ इनफ्लो क्या होता है, पीवी ऑफ इनफ्लो मतलब पीवी ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग लाइफ टाइम, और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या निकलेगा, पीवी ऑफ इनफ्लो में से पीवी ऑफ आउटफ्लो लेस कर दोगे तो आपका क्या जाएगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, या फिर नेट पीवी ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम लाइफ टाइम ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे जियो लिमिटेड जो है ना, पहले क्या करो, उसने ऑफर करिए, डिस्काउंट वगैरह दिया, और उसकी कॉस्ट स्टार्टिंग में कितनी आई, 2000 रुपये पर कस्टमर। अब एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम कस्टमर दी हुई है 5 ईयर्स की, एक्सपेक्टेड इनकम दी हुई है। अब मुझे क्या निकालना है, सीएलवी निकाली, और पीवी फैक्टर दे रखा है कितना, 10% से। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले देखूंगी पीवी ऑफ आउटफ्लो क्या है, 2000, ठीक है। अब पीवी ऑफ इनफ्लो क्या होगा, पहले आप इसका इनफ्लो लिखो, उसका पीवी फैक्टर करो और उसका टोटल कर दो, ठीक है। ये कितना आया, 3139, और उसका आउटफ्लो कितना है, 2000। तो आपका नेट जो है सीएलवी बोल दो, नेट पीवी बोल दो, या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कितना आ गया, 1139। इस तरह से आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक दिया हुआ है क्या, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। तो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ये क्या बोलता है, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एक एग्रीमेंट होता है सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर और कस्टमर के बीच में, जिसमें क्या करता है, सप्लायर कस्टमर को सर्विस देता है, लेकिन उसको बदले में कोई गारंटी नहीं कि कस्टमर उसको पेमेंट देगा। सप्लायर ऐसा क्यों करता है, सप्लायर बोलता है कि कस्टमर को अगर इससे आगे कोई बेनिफिट होता है तो वो आगे प्री डिफाइंड रेशियो में सप्लायर और कस्टमर आपस में बांट लेंगे, ठीक है। क्या होता है इसमें, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है जहाँ पर सप्लायर एग्री टू सप्लाई सर्विस टू द कस्टमर विद नो गारंटी ऑफ रिसीविंग पेमेंट, बट पेमेंट इज ऑफ सप्लाई बेस्ड अपॉन द बेनिफिट्स दैट इमर्जेस टू कस्टमर, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, एक रिस्की डील होती है। इस टेंस का मतलब क्या होता है, डील, रिस्की डील होती है सप्लायर के लिए, क्योंकि हो सकता है सप्लायर को कुछ भी ना मिले, हो सकता है उसने जो सर्विस दी कस्टमर को भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो हो सकता है सप्लायर को भी कुछ ना मिले। लेकिन अगर कस्टमर को उससे बेनिफिट ज़्यादा होता है तो सप्लायर को भी क्या लार्जर रिटर्न मिलेगा। गेन और जो बेनिफिट है ना, गेन या बेनिफिट आप कुछ भी कह लो, जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल हो, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। मान के चलो सप्लायर ने इस तरह की सर्विस दी कि कस्टमर के जो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, प्रोसेस या प्रोडक्ट की जो है प्रोसेस बोल दो या प्रोडक्ट मिक्स बोल दो, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, तो ऐसे केस में क्या है, नॉन फाइनेंशियल गेन हुआ है, तो आप उसको क्वांटिफाई करोगे, फाइनेंशियल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और ये दोनों के लिए क्या होती है, विन विन सिचुएशन होती है। कस्टमर के लिए विन सिचुएशन क्योंकि उसको तो सर्विस मिल गई, और सप्लायर के लिए क्यों है, वो ल्यूनेटिक तो है नहीं। इस तरह के एग्रीमेंट वो जब भी करेगा जब उसको लार्जर रिटर्न मिलने वाला होगा। तो ये होता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, ये बिल्कुल फालतू का होता है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, वो है डाउन साइजिंग, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। ये क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या कुछ मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट फॉलो करेंगे, और उसमें हम देखेंगे मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट में, चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में, कि हम कैसे जो है अपने आप को मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट फॉलो करके अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो डाउन साइज क्या बोलता है कि कोई ऐसा टाइम जब कहाँ पे क्या हो, इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाए, मतलब एक ऐसा टाइम आ जाए जहाँ पे आपका बिजनेस का सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल हो गई, बिजनेस का सर्वाइव करना या फिर बिजनेस में प्रॉफिट कमाना जो है मुश्किल हो जाए, तो आप क्या यूज़ करो, डाउन साइजिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करो।
जैसे मान के चलो मैं आपको एग्जांपल दूं, कोविड-19 का टाइम आया था तो इसमें मल्टीपल बिजनेस जो है बुरी तरह अफेक्ट हुए थे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्या, रेस्टोरेंट या होटल का बिजनेस। रेस्टोरेंट का बिजनेस काफी अफेक्ट हुआ था कि एक नॉर्मल रेस्टोरेंट चल रहा था, लेकिन कोविड-19 आ गया तो उसने बोला कि एक दूसरे से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एक दूसरे से आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना क्योंकि संक्रमण फैलेगा और बहुत ही सीवर फैलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ा, जैसे रेस्टोरेंट था तो उसमें मल्टीपल, जैसे सप्लायर से आप किसी से दूध लेते थे, किसी से घी लेते थे, या किसी से सब्जियां लेते हो, किसी से मसाले, तो आपने उनसे कांटेक्ट बंद किया। आपके जो रेस्टोरेंट में वो स्टाफ वगैरह थे, आपने क्या करा, उनको ले ऑफ करा कि भाई अब आपकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा बिजनेस खुद ही नहीं चल पा रहा, हम अपना ही पेट पालना, बड़ी बात है, आपका तो बाद में पाल पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ा, वर्कफोर्स रिड्यूस करना पड़ा, एम्प्लॉइज को ले ऑफ करके, ठीक है। आजकल आप बहुत सारी कंपनीज देखते होंगे जिनका डेली आता रहता है कि इतने 1000 एम्प्लॉइज ले ऑफ करे, उतने करे। तो ये क्या डाउन साइजिंग का स्ट्रेटेजी का पार्ट है। वर्क रीडिजाइन, आप क्या करोगे, कोई भी आपका प्रोडक्ट या बिजनेस या डिवीजन, कोई भी ऐसा सेगमेंट मान को चलो जो नॉन प्रॉफिटेबल है, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उल्टा आपका घाटा ही हो रहा है, तो आप क्या करो, उसको क्लोज कर दो। जब हमने स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको उसमें बताया था कीप और ड्रॉप डिसीजन या कंटिन्यू डिसकंटिन्यू डिसीजन, वो इसी का ही पार्ट होता है, वो डाउन साइज स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। कैसे, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि कोई अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बिजनेस या सेगमेंट होते हैं तो उनको क्या करो, आप ये चेक करो कि आप उनको कंटिन्यू करोगे तो कितना लॉस होगा, डिसकंटिन्यू करोगे तो कितना लॉस होगा। वो हम क्यों देखते हैं, डाउन साइजिंग स्ट्रेटेजीज के लिए, क्योंकि हमारे बिजनेस का क्या सर्वाइवल ही मुश्किल हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल हो रही है, इसलिए हमें ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस तरह से ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी, आप क्या करो, एलिमिनेट करो आइडियल कैपेसिटी। मान के चलो कि जैसे कोई टॉप पोजीशन पे 2 लोग हैं और एक खाली बैठा है और एक पे वर्कलोड है, तो आप एक को हटाओ, अपने वर्कफोर्स रिड्यूस करो, या फिर आइडियल जो बैठे हैं उनको हटाओ। कोई प्रोसेस ऐसी है जो फालतू की है, जो अगर नहीं भी करोगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसको प्रोसेस को हटाओ, एलिमिनेट करो आइडियल कैपेसिटी को। तो डाउन साइजिंग स्ट्रेटजी आप क्या अपना सकते हो, वर्कफोर्स रिड्यूस कर सकते हो, वर्क रीडिजाइन कर सकते हो, सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी अपना सकते हो। अब डाउन साइजिंग के रीजन क्या क्या होते हैं, एक तो मैंने आपको बता दी इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कोविड-19, ठीक है, या फिर मान लो मैनेजमेंट या स्ट्रेटजी में कोई चेंजेस हो गए, जैसे अभी टाटा की कंपनी में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। एक्सेसिव वर्कफोर्स, बहुत सारा ओवर स्टाफिंग है, तो अब आपको ये करना पड़ेगा। मर्जिंग ऑफ कंपनीज, 2 कंपनी मर्ज हो गई। अब देखो 2 कंपनी मर्ज हुई तो एक कंपनी जो है ए और एक कंपनी है बी, एक कंपनी जो है ना उसमें भी सीईओ था, बी कंपनी में भी सीईओ था, तो अब जो दोनों कंपनी क्या बन गई, ए बी कंपनी बन गई। तो 2 सीईओ तो हो नहीं सकते, तो एक को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मर्जिंग ऑफ कंपनीज की वजह से रीजन ऑफ डाउनसाइजिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कफोर्स रिडक्शन करना पड़ेगा। ऑटोमेशन, देखो आजकल आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या मतलब ऑनलाइन देखते होंगे कि टीसीएस ने इतने 1000 एम्प्लॉइज जो है ले ऑफ करे, टीसीएस कर रहा है, विप्रो कर रहा है, इन्फोसिस कर रहे हैं। वो क्यों, क्योंकि ऑटोमेशन आ रहा है, एआई की वजह से लोगों की जॉब खतरे में आ चुकी है। तो ये क्या है कि क्योर एग्जाम्पल है किसका, डाउनसाइजिंग का। आउटसोर्सिंग या ऑफशोरिंग, अब ये क्या होता है, आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग कैसे रीजन बढ़ सकते हैं, अब ये समझो। अब आउटसोर्सिंग क्या होता है पहले ये समझो। देखो आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है, आप अपने नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशन को ट्रांसफर कर रहे हो किसी एक्सटर्नल पार्टी को या किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। बेसिकली आप ऐसे समझो कि जैसे मेरा क्या काम है, आपको रिकॉर्डिंग देना, आपको क्लासेस वगैरह देना, और आपका काम है पढ़ना, ठीक है। लेकिन मेरा सिर्फ काम इतना नहीं है, मेरे काम क्या है, और आपको बुक्स वगैरह भी देना, ठीक है, जिसको बुक्स वगैरह को प्रेफर करके पढ़ पाओ। तो अब मेरा देखो मेन काम क्या है, आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करके देना, अपनी क्लासेस देना रिकॉर्ड करके। तो मेरा नॉन कोर काम क्या है कि अपनी बुक्स वगैरह प्रिंट करवा के बुक्स वगैरह देना, ठीक है। बुक्स वगैरह प्रिंटिंग, बुक्स का प्रिंटिंग का जो काम है वो क्या है, मेरा नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशन है। अगर मैं ये बुक्स प्रिंटिंग का किसी और को दे दूं तो इससे क्या होगा, मेरे मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, एक तो मेरी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाएगी, दूसरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मैं ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगी, ज़्यादा जल्दी मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊंगी, तीसरा क्या होगा, स्पेशलाइजेशन, मैं फोकस करके और क्या है अच्छा कर पाऊंगी, और लास्ट आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, कि मेरे पास टाइम होगा कि मैं और जगह भी फोकस कर पाऊँ। तो नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशन को ट्रांसफर करके ये मेरे फायदे हो सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाएंगे। जैसे मान के चलो कि मैंने अपना जो है नॉन कोर, मेरा बिजनेस ऑपरेशन था प्रिंटिंग का, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स मेरा नॉन कोर था, और मेरा मेन काम क्या था, क्लासेस देना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, प्रिंटिंग वाला मैंने आउटसोर्स कर दिया। अब वो क्या है, जिस बंदे को मैंने आउटसोर्स किया ना, वो क्या बैठा है बेंगलोर में, और मैं कहूँ जयपुर में, राजस्थान में। तो मेरे यहाँ जो है ना, मेरे यहाँ जो है दिवाली की छुट्टियाँ होती हैं ज़्यादा, और बेंगलोर में जो है दिवाली की छुट्टी होती है कम, ठीक है। तो ये क्या होंगे, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगी कि उस टाइम मैं काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो उस टाइम काम करेंगे, और वाइसा वर्सा, उनकी जब छुट्टियाँ होती है उस टाइम मेरे यहाँ काम होगा, तो मैं उनसे डिमांड करूंगी, फिर भी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, सिक्योरिटी इशूज आ जाते हैं। कैसे, मान के चलो मैंने उनको बुक प्रिंटिंग का दिया, तो मेरा सारा कंटेंट उनके पास है, तो कंटेंट लीक होने का कितना ज़्यादा रिस्क है। तो ये क्या हो गया, सिक्योरिटी इशूज हो गए। तीसरा क्या आता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। देखो जैसे ये तो क्लियर आप समझ सकते हो कि बेंगलोर में कोई बंदा है तो वो तो हल्ला क्या करेगा, भाई कन्नड़ में बात करो, कन्नड़ सीखो, कन्नड़ सीखो, लेकिन मुझे तो नहीं आती, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स भी हो सकते हैं, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई, ठीक है।
अब एक इसमें बताया कि अगर आपको सक्सेसफुल आउटसोर्सिंग अपनी इंश्योर करनी है, मतलब आपको अपनी आउटसोर्सिंग जो है सक्सेसफुल बनानी है, तो आप क्या करो, 3 काम कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करो, बिगर और ओल्डर वेंडर जो है, मतलब जो मंजो खिलाड़ी है ना, उनको आप क्या करो, आउटसोर्स करो। आपको पता है जो कि बहुत टाइम से काम कर रहे हो तो ये सही करेंगे। दूसरा आप क्या करो, आप ऐसा काम आउटसोर्स करना बंद करो, मतलब ऐसा आउटसोर्स करना मत करो, ऐसा काम जिसमें क्या हो, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी हो। जैसे मान के चलो मेरा जो बिजनेस है ना कोचिंग का, उसमें सीरियल की जनरेट करने वाला जो है ना स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी वाला वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर मैंने ये किसी को आउटसोर्स कर देना तो हो सकता है नेक्स्ट डे मेरा बिजनेस भी ठप हो जाए, क्योंकि सीरियल की जनरेट होती है ना, उसके बेसिस पे रेवेन्यू जनरेशन होती है। अगर सीरियल की एक्स्ट्रा जनरेट हो गई या कोई स्टूडेंट के पास मल्टीपल सीरियल की चली गई तो मतलब वो कितनी भी बार क्लास दे सकता है, मतलब ओवरऑल मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। तो इस तरह के जो काम है, इस तरह के काम है उनको अवॉइड करना है। तीसरा आता है स्टार्ट विद स्मॉल आउटसोर्सिंग एंड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग इट। इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा काम पहले आउटसोर्स करो और उसको मॉनिटर करो। जैसे मान के चलो मैंने बुक प्रिंटिंग का किसी को आउटसोर्स किया, तो मैं क्या करूँगी, पहले एक सब्जेक्ट की दूंगी, फिर दूसरे सब्जेक्ट की दूंगी, फिर फाइनल की दे दी, फिर धीरे धीरे इंटर की दूंगी। तो धीरे धीरे मैं मॉनिटर करूँगी कि एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं, क्वालिटी सही है कि नहीं है, कुछ लीकेज तो नहीं हो रही, मतलब कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं हो रहा, तब जाके मैं क्या करूँ, आउटसोर्स करूँगी। अब ये जो इश्यूज मैंने बताए थे ना, इनको आप एड्रेस कैसे कर सकते हो, आपके जो इश्यूज है आप कैसे इनको एड्रेस करके सक्सेसफुल आउटसोर्सिंग बना सकते हो। आप क्या करो, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर दो, आप क्या करो, एक टर्म्स एंड कंडीशंस बना दो या लॉज वगैरह बना दो, जिससे क्या हो, कोई गलती ना हो तो उसमें डिफाइंड हो कि उसके बाद फिर क्या क्या चार्जेस किस किस पे लगेंगे। या फिर आप क्या करो, एक ऑडिट टीम बना लो जो कि रेगुलरली ऑडिट करेगी आउटसोर्सिंग एंटिटी को। जैसे मान के चलो मैंने अपने आउटसोर्स कर रखा है वर्क किसी बुक प्रिंटिंग वाले को, तो एक ऑडिट टीम जो है ना मेरी जब ऑडिट करेगी तो साथ ही साथ उसकी भी ऑडिट करेगी, कहीं वो मेरे से कुछ छल कपट तो नहीं कर रहा। तीसरा क्या होगा कि मैं पहले ही अपनी आउटसोर्सिंग एंटिटी जो है ना उनकी अपनी वेबसाइट पे बता दूं कि भाई ये काम जो है मैं पर्टिकुलर इनसे करवा रही हूँ, तो अगर इस काम में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे पास मत आना, डायरेक्ट इनके पास जाना, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट, सेटअप ऑडिट टीम एंड गिव लिस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग एंटिटीज ऑन वेबसाइट। ये क्या हो गया, एड्रेस इशू करना आउटसोर्सिंग में। एंड लास्ट इसमें छोटा सा टॉपिक आता है कि ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग क्या बोलता है, देखो ऑफशोरिंग क्या बोलता है कि आप अपना बिजनेस या फंक्शंस जो है ना किसी अदर कंट्री में जो है पूरा रिलोकेट कर रहे हो। क्यों, जहाँ पे वहाँ पे क्या है, कॉस्ट आपकी लो पड़ेगी, वहाँ पे कॉस्ट चीपर पड़ेगी एज कम्पेयर टू योर होम कंट्री। देखो ऑफशोरिंग में हमने क्या था, नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशन ट्रांसफर किया था। इसमें हमारे कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया, कुछ यूनिट्स वगैरह में सेटअप नहीं करनी पड़ी, कुछ प्लांट वगैरह नहीं लगाना पड़ा, जस्ट हमने बोला कि अब ये काम मेरी जगह आप करना, नॉन कोर ऑपरेशन अपना किया। लेकिन ऑफशोरिंग में क्या होता है, हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है डिफरेंट कंट्री में, हम आप तो पूरा प्लांट ही लगा रहे हैं ना, तो इसलिए ये क्या होता है, आउटसोर्सिंग से अलग होता है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं चाहिए एसेट का, लेकिन ऑफशोरिंग में चाहिए। जैसे मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दूं कि एप्पल जो है ना, एप्पल की कंपनी का जो ओनर है वो क्या बोलते हैं कि इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑल्दो ट्रंप ने अब इस पर रोक लगा दी है, फिर भी वो नहीं मान रहे थे, तो ट्रंप ने ये बोल दिया कि डायरेक्ट 25% का टैरिफ लगेगा आपके प्रोडक्ट्स पर, अगर आपने ये काम करने की सोची भी तो देखो वो इंडिया में जो है ना, एप्पल की कंपनी जो है इंडिया में प्रोडक्शन क्यों करना चाह रही थी, अभी तक तो वो यूएसए नहीं करती, वो इंडिया में क्यों करना चाह रही थी, क्योंकि इंडिया की जो लेबर है वो चीप पड़ेगी, ठीक है, उससे उसको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, एक तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन उसका जो अपनी होम कंट्री में वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे हो सकता है कि ट्रांसफर वगैरह की कॉस्ट ज़्यादा आ रही होगी, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होगी क्योंकि इंडिया की लेबर चीप है। दूसरा कोलैबोरेशन, वो एक ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशन होगा। तीसरा फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसीज है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उससे फेवरेबल होगा, उससे हो सकता है उसको फ्यूचर में और चीज़ों में भी बेनिफिट मिले। फिर कैपिटलाइजिंग स्केल ऑफ लोकल, इससे क्या होगा कि हमारी जैसे अपने हमारे इंडिया में वो अपना प्रोडक्शन ला रहे हैं, तो इंडिया के लोग जो है वो एजुकेट होंगे, उनको नई नई टेक्निक्स पता लगेंगी, तो बेसिकली उनका भी डेवलपमेंट होगा। चौथा क्या होगा, टाइम जोन की कवरेज होगी। मान के चलो एप्पल का जो प्रोडक्शन इंडिया में हो जाए, तो इंडिया में जब प्रोडक्शन होगा तो इजीली जो है डिलीवरेबल्स होंगे, टाइमली जो है डिलीवरेबल हो जाएंगे। वरना अगर यूएसए में होता है तो इंडिया यूएसए में क्या है, टाइम का प्रॉब्लम है, तो कब वहाँ पे एक्सपोर्ट पे लगता है, तब बाद में यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद यहाँ से जगह जगह जाता है, तो कभी कभी स्टॉक आउट बहुत जल्दी हो जाते हैं आईफोन के फोन्स, तो टाइम जोन की कवरेज भी आएगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो क्या क्या है, आपकी जो होम कंट्री है, मतलब जैसे यूएसए हो गया, तो वहाँ पे क्या अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सोशल पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएंगे जैसे ट्रंप ने अभी डाले हुए हैं, कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस आ जाएंगे। जैसे मान के चलो कि यूएसए वगैरह में वहाँ पे क्या चलता है, एप्पल की कंपनी जो है ना वो यूएसए की है, तो वहाँ थैंक्सगिविंग वीक चलता है, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं चलता, तो कुछ इस तरह के डिफरेंसेस आ जाएंगे। सिक्योरिटी इश्यूज हो जाएंगे, जैसे इंडिया में अगर एप्पल का प्रोडक्शन डल रहा है तो एप्पल की कुछ टेक्निक्स है जो इंडिया वालों को पता लग जाएंगे, हो सकता है उनको कुछ डेटा लीक होने की भी संभावना हो, तो सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। तो ये था ऑफशोरिंग। तो हमने ये तीनों टॉपिक भी कवर कर लिए, डाउनसाइजिंग, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। तो बेसिकली अब हमने इसका जो मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कवर कर लिया है, कंप्लीटली रिवाइज कर लिया इसके सारे टॉपिक्स डिटेल में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।